तो इंडियन सोसाइटी की आज पहली क्लास है आपकी। इंडियन सोसाइटी में आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन सोसाइटी में कुछ प्रिपेयर करो या ना करो, एक इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक बनेगा वो है विमेन। विमेन इशू को बहुत होलिस्टिकली स्टडी करना है, कैसे भी करके यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछता है। सो लेट्स सी 2022 में सबसे पहले कौन से देखे थे। 22 वाले एग्जाम में जैसे हमने पता है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और क्या था, द इन्वॉल्वमेंट, और क्या था, इंडियन आर्म फोर्सेस एंड द विमेन। किसी को वो क्वेश्चन याद है? वुमन इन इंडियन आर्म फोर्सेस। विमेन के साथ एक, प्रेजेंस ऑफ वुमन। हाँ, प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वुमेन, एक और कीवर्ड लगा हुआ था, देखोगे आप? हाँ, ये था, ये देखिए। मर्जिंग पावर, हम्म, मर्जिंग प्रेजेंस। एमर्जिंग प्रेजेंस, एमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ विमेन इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो ये आपका विमेन सेंट्रिक एक टॉपिक था और इंडियन आर्म फोर्सेस का उससे रिलेशन पूछा गया था। तो विमेन, देखो कैसे ना कैसे करके विमेन पूछेगा। जैसे 2022 में ये था, अभी देखिएगा आप 2021 में कौन कौन से टॉपिक थे। लेट्स सी, 21 नहीं, 2010 से शुरू करते हैं। देखो, विमेन से नहीं, पूरा हम बेसिकली देखते हैं कहाँ कहाँ से आपके इंडियन सोसाइटी से क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले देखेंगे प्लूरलिज्म इन प्रैक्टिस इन आवर सोसाइटी। ये आपका 2010 के अंदर था। तो सोसाइटी के अंदर प्लूरलिज्म, और इट वाज इन 2010। 2010 के अंदर प्लूरलिज्म, आपको पता होगा वर्ड का मीनिंग क्या है प्लूरलिज्म। जैसे बहुत सारे धर्म होते हैं, बहुत सारी आइडियोलॉजी होती है, बहुत सारी इंक्लिनेशन होती है। तो प्लूरलिज्म इन प्रैक्टिस इन अवर सोसाइटी, उस पे क्वेश्चन था। क्या इंडिया के अंदर इनटॉलरेंस है, या फिर सभी धर्मों के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस दिया गया है? ठीक है, क्या फिर टॉप डाउन अप्रोच है, या फिर बॉटम टू अप अप्रोच है? हर एक रिलीजन को, हर एक रिलीजन के लोगों को अपने मतलब ऑटोनोमस डिसीजन लेने की उनके पास क्या है, कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो इसके साथ देखिए प्लूरलिज्म, ये क्वेश्चन था आपका 2010 के अंदर। तो ये कीवर्ड है, देखिए इसी कीवर्ड से पूछेगा कैसे ना कैसे करके। अच्छा, और इसके बाद देखिए विमेन एम्पावरमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट। देखिए विमेन एम्पावरमेंट हम पढ़ते रहते, विमेन एम्पावरमेंट हमने बहुत सारी बार पढ़ा है, लेकिन उसका रोल नेशनल डेवलपमेंट में क्या होगा, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब विमेन एम्पावरमेंट, ये एक एक आपका एनालिटिकल स्किल का भी एक क्वेश्चन है। जैसे सिलेबस आपने देखा था, एनालिटिकल एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है, और एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग, ये वाला था आपका। अब देखोगे जब क्वेश्चन इसमें देखिए एनालिटिकल एबिलिटी। तो एनालिटिकल एबिलिटी में आपका यही है कि आपको दो टॉपिक दिए जाते हैं, दोनों टॉपिक को आप इंटर रिलेट करके उसमें आपको देखना होता है। तो वीमेन एम्पावरमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट। वीमेन एम्पावरमेंट आप देखोगे कि वीमेन का सबसे पहले आप देखोगे कि एम्पावरमेंट कितने तरह की होती है। बेसिकली हम थोड़ा थोड़ा इसको डिकोड कर रहे हैं। एम्पावरमेंट कैन बी अ पॉलिटिकल, एम्पावरमेंट कैन बी अ फाइनेंशियल, एम्पावरमेंट कैन बी दिस एम्पावरमेंट कैन बी अ फाइनेंशियल, और एम्पावरमेंट और कौन सा कर सकते हैं, सोशल एम्पावरमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग एम्पावरमेंट हो सकता है। ठीक है, तो वीमेन की इन एरियाज के अंडर जब आप एम्पावरमेंट करेंगे तो उससे नेशनल डेवलपमेंट में क्या फायदा हो सकता है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, नेशनल डेवलपमेंट। तो हम डिस्कस करेंगे इसको, जैसे उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करेंगे हम। तो वीमेन एम्पावरमेंट का मतलब है उसकी एजुकेशनल, अगर उनकी एजुकेशनल जो उनका स्टेटस है और उनका एम्पावरमेंट करे एजुकेशन वाली फील्ड में, तो नेशनल डेवलपमेंट में कैसे हेल्प हो सकता है। पॉलिटिकली उनको ज्यादा एम्पावर्ड कर दे, डिसीजन मेकिंग पावर इन द फैमिली, और एट द ग्राउंड, एट द ग्रास रूट लेवल, अगर आप पंचायत देखोगे या फिर स्टेट में या फिर आप सेंट्रल लेवल पे, नेशनल लेवल पे वीमेन लीडरशिप। ठीक है, वीमेन लीडरशिप के यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं आप। जैसे आप लिख सकते हो इंदिरा गांधी का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, सोनिया गांधी का भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, क्योंकि अब फोर्ब्स की एक रिपोर्ट थी, फोर्ब्स की एक रिपोर्ट में था कि मोस्ट मोस्ट पावरफुल विमेन इन द वर्ल्ड, उसमें हमारी जो अभी प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर है उनका भी नाम था, मोस्ट पावरफुल दिस विमेन इन द वर्ल्ड। ओके, तो उसमें आपका सोनिया गांधी का भी नाम है। और ऑल्दो सोनिया गांधी जी का नाम जो है वो अभी प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर से पीछे आता है, तो मोस्ट पावरफुल के नंबर पे हमें देखना होगा कि कैसे पावरफुल विमेन चेंजेस और हेल्प इन द नेशनल डेवलपमेंट। एक ये आइडिया है। दूसरा, नेशनल डेवलपमेंट इज नॉट ओनली अबाउट द फीलिंग और कनेक्टिंग पीपल। नेशनल डेवलपमेंट कैन बी ऑफ दिस दिस इकोनॉमिक एस्पेक्ट में भी हम देख सकते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हो कि नायका नायका एक ब्रांड है, और नायका अगर आपने सुना होगा तो उसकी जो ऑनर है और उन्होंने जो स्टार्ट किया था वो भी एक
लेडी है, ठीक है, एक वुमेन है। तो इतना अच्छा बिजनेस उन्होंने सेटअप किया, और उनके जब आईपीओ लॉन्च हुए थे मार्केट के अंदर तो बहुत सारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। तो वीमेन एम्पावरमेंट को यहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं, जो सक्सेसफुल एग्जाम्पल है हमारे। अच्छा, तो सिर्फ इसको ऊपर ऊपर से देखेंगे। लेट्स सी इन 2013 टू टॉपिक वाज आस्क्ड फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी और फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी। अब इंडियन सोसाइटी में जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि विमेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके साथ ही चाइल्ड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके साथ आपके ओल्ड एज पीपल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्या हो सकते हैं, ट्रांसजेंडर्स, ठीक है। उसके साथ आप इसमें और क्या कनेक्ट कर सकते हैं इंडियन सोसाइटी से? कुछ याद आ रहा है इंडियन सोसाइटी में और कौन कौन से फैमिली आप कनेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, फैमिली। हेल्थ, हाँ, हेल्थ हो जाएगा इसमें, हेल्थ। उसके साथ आप सोसाइटी के अंदर जैसे बहुत सारे चेंजेस आते हैं सोसाइटी के अंदर, आप देखोगे माइनॉरिटी, अर्बनाइजेशन। हाँ, क्या बोला आपने? माइनॉरिटी, माइनॉरिटीज, यस, माइनॉर बिल्कुल सही बोला, माइनॉरिटीज। तो माइनॉरिटीज या फिर मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या फिर अंडर प्रिविलेज्ड। ओके, अच्छा, अर्बनाइजेशन, माइनॉरिटीज, हेल्थ और अर्बनाइजेशन हो गया। और क्या सोसाइटी के अंदर क्या क्या ऐसी कोई डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है? देखो अभी पैराडाइम जो है ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी हमारी सोसाइटी के अंदर जब एंटर करती है तो उससे सोसाइटी में क्या चेंज होता है। जैसे अभी हम देखेंगे कि 5G का इम्पैक्ट क्या हो सकता है सोसाइटी पे, ठीक है। नॉट ओनली 5G, 5G से पहले भी हम देखते हैं कि मास कम्युनिकेशन, एंड इट्स इफेक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, राइट, इंडियन सोसाइटी। तो इस तरह से जैसे आपसे अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि वुमेन एम्पावरमेंट एंड नेशनल डेवलपमेंट, ऐसे दो टॉपिक आ गए आपके, इंटरकनेक्ट करने की कोशिश की थी। ऐसे ही मास कम्युनिकेशन आ सकता है, या फिर मीडिया आ सकता है, या फिर सोशल मीडिया एंड इट्स इफेक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। अभी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें लिखा हुआ है कि एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स आर नाउ बिकम एडिक्टेड, or this the youth of this country are now become addicted for the एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स। एक ये इंपॉर्टेंट चीज थी जिसमें हम देखेंगे कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जो हमारी इंडियन सोसाइटी में, जो हमारे पहले के इथोस थे, वैल्यूज थी, मॉरल सिस्टम था, वो पूरा लगभग, मतलब पूरा डिस्ट्रॉय तो नहीं कहूंगा, बट उसमें बहुत ज्यादा अल्टरकेशन आ चुका है, ठीक है। अभी देखते हैं टॉपिक 2013 के अंदर, ये पहला टॉपिक था, कास्टलेस सोसाइटी बिकम डिस्टेंट थ्रू इश्यूज रेज्ड बाय रिजर्वेशन पॉलिसी। कास्टलेस सोसाइटी बिकम डिस्टेंट थ्रू इशू रेज्ड बाय रिजर्वेशन पॉलिसी। तो रिजर्वेशन पॉलिसीज पे आपके दो बार क्वेश्चन आए हैं। जैसे एक बार आपका क्वेश्चन आया था रिजर्वेशन सप्रेसेस सिविल डायनेमिज्म, जो कि हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर लिया है, ठीक है। कुछ एक चीजें आने वाले टाइम में उसमें और भी इंक्लूड की जा सकती हैं, आई विल डिस्कस इट अगेन। तो एक ये था कि रिजर्वेशन पॉलिसी से दो बार क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो इसके साथ ही जैसे एक क्वेश्चन है कि कास्टलेस सोसाइटी, जो हम सोचते हैं, हमारा एक विजन है कि हमें अपने इंडिया के अंदर, हम नेशनल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, जैसे हमारे सोशल रिफॉर्मर जो थे, आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उसमें सोशल रिफॉर्मर्स हैं, ज्योतिबा फूले, उसके साथ स्वामी विवेकानंद, और बहुत सारे हैं साउथ इंडिया के अंदर, जिसने आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट चलाई थी, पेरियार मूवमेंट एंड दिस मूवमेंट, ठीक है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट, बहुत सारी मूवमेंट्स थी, ठीक है, भूदान मूवमेंट एंड दिस मूवमेंट। अच्छा, तो ये सभी चीजें करने के पीछे आइडिया क्या था? टू चेंज टू चेंज द इंडियन सोसाइटी, जो हम पहले से जो हमने अडॉप्ट किया है, और जो ऐसा हमने कल्चर अडॉप्ट किया था। जैसे कल्चर में हम देखें, जैसे अनटचेबिलिटी एक बहुत ही ऐसा एस्पेक्ट है हमारी इंडियन सोसाइटी का, जो अभी भी काफी जगह पे फॉलो होता है। तो अनटचेबिलिटी, उसको खत्म करने के लिए, टेम्पल्स के अंदर एंट्री नहीं होती थी काफी लोगों की, तो उसको खत्म करने के लिए, ठीक है, तो ये टेम्पल एंट्री स्कीम चलाई। तो इसमें हमें क्या देखना है कि कास्टलेस सोसाइटी, जो सोशल रिफॉर्मर जो चाहते थे, ज्योतिबा फुले आप देखोगे, या फिर स्वामी विवेकानंद को आप सुनोगे, उसके बाद B.R. अम्बेडकर जी को आप सुनोगे, तो बहुत ये दे वर द स्ट्रॉन्ग एडवोकेट, और दे स्ट्रांगली आर्ग्यूड फॉर द कास्टलेस सोसाइटी, ठीक है। लेकिन हमने जब इन द 1990s के अंदर, व्हेन वी गिव रिजर्वेशन टू दीज ओबीसीज और SC और ST को इससे पहले दिया था, तो इससे हमें लगता है कि आने वाले टाइम में जब हम सोचते थे कि
कुछ टाइम बाद हम ये जो रिजर्वेशन हमने दिया है इसको हम विड्रॉ कर लेंगे और सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी आएगी, डिस्पैरिटी खत्म हो जाएगी, अनटचेबिलिटी जैसी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, कास्ट मोबिलिटी हो सकेगी, सोशल मोबिलिटी हो सकेगी, लोग अपनी तरह के अपने अपने चोजन ऑक्यूपेशन जो होते हैं उनको क्या कर सकेंगे, परसुइट कर सकेंगे, फॉलो कर सकेंगे, उनको परसू कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन ये नहीं हो रहा है। अभी आप देखोगे महाराष्ट्र के अंदर, इवन हरियाणा के अंदर, इवन राजस्थान के अंदर, ठीक है, जो जाट्स हरियाणा के अंदर हैं और आप देखोगे राजस्थान के अंदर अंदर जो हैं, दे वर डिमांडिंग फॉर द रिजर्वेशन। और उनको लेके ना, अपनी कास्ट को लेके नाउ पीपल आर बिकमिंग बेसिकली मोर दिस कॉन्शियस, बहुत ज्यादा उसको लेके कॉन्शियस हो गए हैं। और इससे क्या हो गया, सोसाइटी के अंदर जो हमारा एक पहले वो होता था कि एक सोशल फैब्रिक था हमारा, एक बेसिक फैब्रिक, एक दूसरे से लोग बात करते थे, इतनी ज्यादा एक टाइम पे हमने अचीव कर लिया था कि सोशल फैब्रिक अटेन हो गया था, ठीक है ना। एक बेसिक हम बोलेंगे इसमें हार्मनी इन द सोसाइटी एस्टेब्लिश हो चुकी थी। लेकिन ड्यू टू दिस जॉबलेस ग्रोथ, ड्यू टू दिस रिजर्वेशन पॉलिसीज, नाउ एवरीबॉडी इज डिमांडिंग फॉर द रिजर्वेशन, राइट। इससे क्या हुआ, कास्ट कॉन्शियसनेस बढ़ गई, कास्ट आइडेंटिटी, अब ज्यादा लोग बोलने लगे कि हमें भी रिजर्वेशन चाहिए। मराठा आप देखोगे महाराष्ट्र के अंदर, राजस्थान के अंदर जाट, हरियाणा के अंदर जाट, यूपी के अंदर यादवास को तो मिला हुआ है, लेकिन एक और कम्युनिटी अभी बेसिकली डिमांड कर रही थी। ओके, तो बहुत सारी कम्युनिटीज हैं क्या कर रही है, डिमांड कर रही है रिजर्वेशन। अच्छा, तो कास्टलेस सोसाइटी हैज बिकम अ डिस्टेंट ड्रीम। अगर इसके बाद पीछे ड्रीम भी लगा दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कास्टलेस सोसाइटी बिकम डिस्टेंट थ्रू इश्यूज रेज्ड बाय द रिजर्वेशन पॉलिसीज। तो रिजर्वेशन पॉलिसीज ने रादर देन रिड्यूसिंग दिस आइडेंटिटी ऑफ कास्ट, इसको बहुत ज्यादा क्या है, बढ़ावा दे दिया है, ठीक है। तो नाउ पीपल आर बेसिकली बिकम मोर कॉन्शियस, और उनको पता है कि रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर अगर वो लोग आ जाएंगे तो उनको रिजर्वेशन बेनिफिट मिलेगा एंड दिस एंड दैट। अगर एक छोटा सा भी आपने देखा होगा कहीं पे कि आप फेक न्यूज भी देखते हैं कि सरकार सोच रही है कि रिजर्वेशन पॉलिसी हम खत्म करेंगे इन पर्टिकुलर लोगों की। एक बहुत साल पहले, 3-4 साल पहले प्रोटेस्ट हुआ था। प्रोटेस्ट ये था कि एक फेक न्यूज मार्केट के अंदर आई कि रिजर्वेशन, दिस गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ विड्रॉइंग द रिजर्वेशन बेनिफिट्स फ्रॉम द ओबीसी कम्युनिटीज या फिर एससी एंड एसटी कम्युनिटीज, एससी और एसटी कम्युनिटीज से था बेसिकली। तो विड्रॉ करने की बात हुई थी, तो ये मिस इन्फॉर्मेशन थी। आप देखोगे हरियाणा के अंदर बेसिकली न्यू दिल्ली, ठीक है, कुंडली एरिया, और यहाँ पे जो आप देखोगे कुंडली से आगे जो आप चलते हो नरेला के आसपास यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा रिवोल्ट, वो रिवोल्ट तो नहीं कहूंगा, प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप रिजर्वेशन को टच भी करते हैं तो वो जो लोग उस पर्टिकुलर रिजर्वेशन का जो बेनिफिट ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, कॉन्शियस हो जाते हैं उसको लेके, वो रिवोल्ट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस रिजर्वेशन पॉलिसी ने हमारी सोसाइटी के अंदर क्या चेंजेस लाए हैं, पॉजिटिव चेंजेस भी लाए, नो डाउट, लेकिन इसके साथ नेगेटिव चेंजेस भी हैं, वो ये क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। इसमें आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट भी लिख सकते थे। ये आपको लिखना पड़ेगा कि किस एरियाज के अंदर रिजर्वेशन ने अच्छा काम किया है, जहां पे कास्टलेस सोसाइटी उन्होंने बनाई है रिजर्वेशन, ड्यू टू रिजर्वेशन, ठीक है। क्योंकि आपको पता है रिजर्वेशन से सोशल अपलिफ्टमेंट होता है, ठीक है। रिजर्वेशन से आपको पता है एक फैमिली को जॉब मिलती है, तो जॉब मिलने के बाद उनका जो लाइवलीहुड है, उनके पास जो पैसा है, उससे वो बेटर एजुकेशन फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। स्टेटस सिंबल भी उनको एक मिलता है सोसाइटी के अंदर, रिकॉग्निशन मिलती है, ठीक है। उनकी जो कास्ट मोबिलिटी होती है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, सोशल अपलिफ्टमेंट। दूसरी तरफ जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अदर अदर कम्युनिटीज आर आल्सो आस्किंग और डिमांडिंग फॉर द रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, वीमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया सो फार इज एन अर्बन फिनोमिना। ये भी आपका आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट है। इफ एनीबडी वांट टू काउंटर, प्लीज विल काउंटर दिस स्टेटमेंट। इसके फेवर में तो हम लिख सकते हैं कि हाँ, विमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया सो फार इज एन अर्बन फिनोमेना। अर्बन फिनोमेना के अंदर ही हमें दिखता है कि विमेन आर मोर एम्पावर्ड, क्योंकि अर्बन एरियाज के अंदर आप क्या देख सकते हो, अर्बन एरियाज के अंदर विमेन्स को एम्पावर करने के लिए कौन कौन से एजेंट्स हैं। विमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए देखो, पहला होता है आपका एजुकेशन अवेलेबिलिटी और एजुकेशन फैसिलिटीज, ठीक है अर्बन एरियाज के अंदर, नो डाउट। दूसरा आप देखोगे अर्बन एरियाज के अंदर आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, राइट, वो भी एक एम्पावरमेंट का एक आपका एजेंट हो गया। तीसरा आपका इंडिपेंडेंस हो गया, ठीक है। चौथा आपका हो गया एक्सेप्टेंस।
कि वीमेन को, मतलब चौथा आप देखोगे अर्बन एरियाज के अंदर जो रूडिमेंट्री प्रैक्टिसेस हैं या फिर पेट्रियार्की है, ये सभी चीजें भी आपके अर्बन एरियाज के अंदर बहुत कम है लेकिन कम है कंपैरेटिवली टू द रूरल एरियाज। ठीक है, तो ये हम किसके कंपेयर इसके फेवर में लिख रहे हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट इंडिया सो फार इज एन अर्बन फिनोमेना। ठीक है, ये 4-5 बेसिक पॉइंट हम इसके फेवर में लिखेंगे, लेकिन अब हमें काउंटर भी करना है, 3 या 4 पॉइंट इसके काउंटर भी हमें लिखने के पड़ेंगे कि वीमेन एम्पावरमेंट इंडिया सो फार इज नॉट ओनली अर्बन फिनोमेना, रूरल एरियाज के अंदर भी है। ठीक है, विल गिव सब एग्जांपल। रूरल एरियाज के अंदर देयर आर मल्टीपल मॉडल विलेजेस, ऐसे विलेज हैं रूरल, मतलब ऐसे विलेजेस हैं जहां पे जो सरपंच है वो एक लेडी सरपंच है। ठीक है, और लेडी सरपंच ने इतना बेटर काम किया उस एरिया के अंदर, उस विलेज के डेवलपमेंट के लिए, वो आप डाल सकते हैं एज एन केस स्टडी, पहली बात। दूसरी बात आप डाल सकते हैं कि वीमेन एरियाज, जैसे अर्बन एरियाज के अंदर, डिस्पाइट बीइंग एन अर्बन एरिया, वीमेन आर स्टिल नॉट एम्पावर्ड। ठीक है, ये भी आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, ये क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं, वीमेन आर स्टिल नॉट एम्पावर्ड बिकॉज वी हैव सीन वीमेन, बेसिकली वीमेन आर विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन अर्बन एरियाज। वीमेन बेसिकली आर एंगेज्ड इन अ डोमेस्टिक कोरस, मतलब जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज है उसी में अभी तक क्या है, उलझी हुई है। तीसरा आप देखोगे, वीमेन आर मोस्टली एम्प्लॉयड इन कैजुअल वर्क। सिटीज की अगर बात करते हैं अर्बन एरियाज के अंदर, तो उनको कैजुअल वर्क मिलता है, कैजुअल वर्क। ठीक है, कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो काम नहीं कर रही होती हैं। आप अगर अगर आप दिल्ली रहे होगे तो आपने देखा होगा कि मेड सर्विस, ठीक है, आप डोमेस्टिक हेल्प लेते हो खाना बनाने के लिए, आपके घर पे मतलब कोई ना कोई मेड आती है, और वो कैजुअल सर्विस है, आप उनको कभी भी हायर कर सकते हो, कभी भी फायर कर सकते हो। 1 महीने के लिए रखा आपने, 2 महीने के लिए रखा, तो उससे एम्पावरमेंट थोड़ी ना होती है। 15 दिन के लिए या फिर 2 महीने के लिए उसको काम मिला, बाकी दिन उसको काम नहीं मिला, तो दिस इज नॉट एन परमानेंट एम्पावरमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कुछ हद तक आ सकती है, बट डिसीजन मेकिंग पावर इज स्टिल कॉम्प्रोमाइज्ड। ओके, तो ये हम अभी छोटे लेवल पे ही खेल रहे हैं कि वीमेन एम्पावरमेंट को हम बहुत बेसिक चीजों से अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ओके, अब देखेंगे विमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया सो फार इज एन अर्बन फिनोमेना। अर्बन फिनोमेना के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि देयर इज एन ग्लास सीलिंग इफेक्ट। अगर किसी ने देखा होगा ग्लास सीलिंग इफेक्ट होता क्या है, ग्लास सीलिंग इफेक्ट का मतलब है देयर इज अ वर्चुअल ग्लास अप टू अ सर्टेन हाइट। मतलब आप देखोगे, जिसका मैं एक परफेक्ट एग्जांपल आपको दे दूं कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर या फिर इंडियन आर्मी के अंदर वीमेंस को कमांडिंग रोल नहीं दिया जाता था अभी तक, मतलब परमानेंट कमीशन नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब उनको कमांडिंग रोल भी दिया गया है। ठीक है, ओके, तो क्यों नहीं दिया गया था उनको अभी तक कमांडिंग रोल? रीजन ये था कि वीमेन को अभी तक हायर पोजीशन पर या फिर कमांडिंग रोल के, मतलब उनको क्या नहीं समझा गया, उसके लायक नहीं समझा गया। ठीक है, दैट इज अ बिटर ट्रूथ। अभी आप जब आप इंडियन आर्मी की स्टेटमेंट देखोगे, कोर्ट में उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी, कि कोर्ट में उन्होंने एक स्टेटमेंट ये दी थी, अपार्ट फ्रॉम अदर अदर रीजंस, उन्होंने बोला कि इंडियन आर्मी के अंदर अभी भी जो सोल्जर्स है ना, they are basically from the villages, most of the soldiers are from the villages and they do not want the leadership of a women, क्योंकि women पे वो believe नहीं करते इतना। दूसरा, second aspect is patriarchy, all those soldiers they come from a background जहाँ पे patriarchy बहुत ज्यादा prevalent है, तो women उनको कोई order दे तो ये they cannot accept। दूसरा रीजन इन्होंने ये दिया, और तीसरा रीजन इन्होंने दिया कि उस एरिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, विमेन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, विमेन फ्रेंडली मशीन्स नहीं है, विमेन फ्रेंडली, ये सभी चीजें विमेन फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, अगर प्रिजनर ऑफ वॉर भी बनती हैं ये सभी चीजें, तो उसमें भी हमें बहुत बड़ा सेटबैक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक अर्बन फिनोमेना का मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। अर्बन फिनोमेना का दूसरा एग्जांपल मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि अर्बन एरियाज के अंदर आपको पता है कि दिल्ली की अगर बात कर ले, हम गुड़गांव की बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे आईटी इंडस्ट्रीज हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, तो यहाँ पे ना एक सीलिंग होती है कि बहुत सारे आपने देखा होगा सीईओ और मैनेजर और डायरेक्टर और बहुत सारी चीजें आप देखोगे, सीईओ, तो आप यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द टाइम द मेंस आर होल्डिंग दिस पोजीशंस, दिस की पोजीशंस। विमेंस के लिए पोजीशन रिजर्व नहीं होती है, तो ये बोलते हैं ग्लास सीलिंग इफेक्ट। मतलब एक सीलिंग से ऊपर वीमेन का राइज जो है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द मेल काउंटर पार्ट। उनको वहीं पे रोकने की कोशिश होती है, इनको ये लगता है कि
दे आर नॉट रीजनेबल अप टू सर्टेन इन सर्टेन कंडीशंस, जहाँ पे डिमांडिंग सिचुएशंस होती हैं, जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने की जरूरत होती है, तो ये कहते हैं कि वीमेन आर मोर इमोशनल, दे आर नॉट रैशनल। और इन सिचुएशन के अंदर वी नीड मोर रैशनल पीपल बिकॉज वीमेन आर मोर इमोशनल, और इमोशनल इंटेलिजेंस मेंस के अंदर ज्यादा होती है। ऐसे ऐसे मतलब उन्होंने कुछ ये बकवास आइडिया दिए अपने, ठीक है। तो दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है, दैट इज कम्प्लीटली फॉल्स। बट कुछ ना कुछ उनको ऐसा बनाना पड़ेगा ना, कुछ मिसकंसेप्शन कंसेप्शन, जब भी तो वो विमेन्स को इन हाई राइजिंग जो की पोजीशंस होती है इनको अटेन करने से रोक पाएंगे ना, इस मिसकंसेप्शंस के थ्रू ही। अब विमेन इन अर्बन एरियाज आप देखोगे, बेसिकली आपने देखा होगा विमेन दे आर डूइंग वर्क इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स एज अ नर्स, ठीक है। उसके साथ देखोगे आप रिसेप्शनिस्ट, देखोगे विमेन्स को आप रिसेप्शनिस्ट देखोगे। कभी आपने अब इस प्राइमरी स्कूल्स में गए होंगे आप, क्लास 5 तक आपको मेल टीचर नहीं मिलेंगे, बहुत रेयर। 100 में से अगर 10 मेल टीचर भी मिल गए जो क्लास 5 तक पढ़ाते हैं आपको, या फिर क्लास आप नर्सरी, LKG एंड दिस एंड दैट, ये सभी चीजें होती हैं क्लास 1 और 2 तक, यहाँ पे आपको विमेन जो है टीचर मिलेंगे, ठीक है, लेडी टीचर, राइट। क्यों? एक तरह से तो आप देखोगे दैट इज नॉट एन एम्पावरमेंट, आप सिर्फ उनको एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपने दे दिया स्कूल के अंदर, बट एम्पावर्ड, दे आर नॉट फीलिंग एम्पावरमेंट। बच्चों के साथ मत्था मारना सारे दिन, वही उनके मतलब काम करना, ये कोई एम्पावरमेंट नहीं है, ठीक है ना। अर्बन एरियाज के अंदर उनको स्कूल में या फिर उनको रिसेप्शनिस्ट की जॉब देना, विलेजेस के अंदर तो रिसेप्शनिस्ट का तो मतलब ही नहीं है, वो तो मतलब प्राइमरी एक्टिविटीज करना है उनको, खेत, एग्रीकल्चर एंड ऑल दिस। तो रिसेप्शनिस्ट हो गया। बहुत सारे अर्बन एरियाज के अंदर आपको पता है कि कोई भी अगर आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, कोई भी डेंटिस्ट है या फिर कोई आपने कोई भी आप देखोगे कपड़ों की दुकान खोली है, कुछ भी, तो विमेन दे टेक विमेन एज एन रिसेप्शनिस्ट, ठीक है। विमेन की एम्पावरमेंट उससे हो नहीं रही है क्योंकि वो कैजुअल वर्क है, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्क है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर है, ठीक है। तो उससे कोई एम्पावरमेंट नहीं हो रहा है, राइट। अब मुझे कोई ऐसा एग्जांपल दो, जैसे हम डिस्कस ही कर रहे थे कि वी आर राइटिंग अगेंस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ठीक है ना, कि अर्बन एरियाज के अंदर वीमेन का एम्पावरमेंट नहीं भी देखा जा रहा है, ठीक है ना, तो हम इसके अगेंस्ट भी लिख रहे हैं। अब दूसरा रीजन आप क्या लिख सकते हो, जैसे एक रीजन मैंने आपको बोला कि रूरल एरियाज के अंदर भी इक्का दुक्का ऐसे केस स्टडीज हैं जहां वीमेन सरपंच बनाए गए और बहुत ज्यादा आपने देखा उस एरिया के अंदर, उस विलेज के अंदर डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और वीमेन का जो स्टेचर था, फैमिली के अंदर स्टेटस था, वो भी बहुत ज्यादा क्या हुआ है, इम्प्रूव हुआ है आफ्टर बिकमिंग द सरपंच ऑफ द विलेज, राइट। उसके अलावा विमेन का जो इम्पोर्टेंट रोल रहा है रूरल एरियाज के अंदर इन द एम्पावरमेंट, देखिए रूरल एरियाज के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप बनते हैं जहाँ पे सभी विमेन एक साथ काम करती है, या फिर वो आप सेल्फ हेल्प ग्रुप लाइक्स आप देखोगे सीविंग सेंटर भी आप लगा सकते हो जहाँ पे बहुत सारे कपड़े सिलती हैं लेडीज एक साथ, मतलब एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के, ठीक है, सीविंग सेंटर हो सकता है। उसके साथ आप देखोगे, आई वाज रीडिंग सम कुरुक्षेत्र मैगजीन जो आती है गवर्नमेंट की, योजना जो मैगजीन आती है, उसमें एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था सोलर मित्रा करके नाम, सोलर मित्राज। इसमें विमेन को ना क्या सिखाया जा रहा था, जो विमेन रूरल एरिया से थी उनको LED लैंप बनाना सिखाया जा रहा था, उनको सोल्डरिंग करनी सिखाई जा रही थी। टाके लगाते हो ना आप, वायर का यूज करके आप सोल्डरिंग करते हो, ठीक है, सोल्डरिंग, ठीक है। उससे क्या होता है, उनको ये सभी बेसिक टेक्निक्स दिए जा रही थी, बेसिक उनको ये ट्रेनिंग दिया जा रहा था कि कैसे आप सोलर लैंप बना सकते हो। और वो सोलर लैंप जो बनने के बाद उसको क्या है, एक्सपोर्ट ग्रेड के थे वो, कि आप उसको इंडिया में डोमेस्टिक यूज के लिए भी कर सकते हैं, आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इससे विमेन की एम्पावरमेंट हो सकती है। तो विमेन की एम्पावरमेंट कैन बी डन थ्रू स्किलफुल ट्रेनिंग, ओके। ये रूरल एरियाज के अंदर भी हो रही है और अर्बन एरियाज के अंदर भी, क्योंकि सिंस वी नीड टू राइट आल्सो इन अगेंस्ट ऑफ द स्टेटमेंट, हमें रूरल एरियाज के भी ऐसे एग्जांपल देने पड़ेंगे जहां पे विमेन की एम्पावरमेंट हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसको अप्रोच करना था। अच्छा, तो एक ये हो गया। उसके बाद इन 2014 सी टू इंपॉर्टेंट टॉपिक वाज आस्क्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सोसाइटी। पहला देखिए, चाइल्ड लेबर एंड एक्सेप्टेड रियलिटी इन इंडिया। सो चाइल्ड लेबर विल cover child holistically,
चाइल्ड के हर एक पहलू हम देखेंगे। कौन कौन से? चाइल्ड लेबर एक इसमें हो गया, उसके बाद देखेंगे हम ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है चाइल्ड की, उसके साथ देखोगे आप चाइल्ड डेलिंक्वेंसी, कि चाइल्ड भटक क्यों जाता है सही रास्ते से, ठीक है ना। बहुत सारे रीजन है उसके पीछे, उसके जो उसके सोशलाइजेशन एजेंट जो होते हैं, सोशलाइज जो उसके एजेंट्स होते हैं, जैसे उसका पीयर ग्रुप अच्छा नहीं है, उसकी सराउंडिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जैसे चाइल्ड डेलिक्वेंट बन जाता है। वी हैव सीन पीपल और वी हैव सीन चाइल्ड इन न्यू दिल्ली, they carried out in rape, ठीक है। अराउंड आउट ऑफ द 5, 3 or 2 children वर जुवेनाइल, राइट, वो जुवेनाइल थे। उनके पीछे रीजन क्या था, मतलब दे कैरिड आउट दिस हीनियस क्राइम, और दे वर जुवेनाइल आल्सो। तो उनका जब उन स्टडी किया गया उनका सोशल बैकग्राउंड, तो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ दिस चाइल्ड वर स्कूल ड्रॉप आउट्स। और जो इनके फैमिली की जो आप हिस्ट्री देखोगे, क्रिमिनल एंटीसीडेंट, तो वो भी देखोगे कि फैमिली के अंदर फादर का भी कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है और डाइवोर्स हो चुका है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनका मतलब पूरा बैकग्राउंड अगर आप छानोगे ना, तो देर आर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। इमीडिएटली कोई बच्चा डेलिक्वेंट नहीं बनता, सीक्वेंस ऑफ इवेंट होते हैं उससे अटैच्ड। जैसे हम देखते थे, इसके पीछे एक रीजन ये भी रहा है चाइल्ड डेलिक्वेंसी के पीछे। डेलिक्वेंसी में आप लिख देता हूँ एक बार स्पेलिंग, डेलिक्वेंसी, ठीक है। तो इसके पीछे रीजन ये रहा है, पहले हम न्यूक्लियर फैमिली होते थे, पहले हम ज्वाइंट फैमिली होते थे। तो ज्वाइंट फैमिली के अंदर आपको पता है कि सपोर्ट सिस्टम होता था। सपोर्ट सिस्टम के साथ ही एक कौन सा सिस्टम होता है? सर्विलियंस सिस्टम, ठीक है। सर्विलियंस सिस्टम आप इसको बोल सकते हो, मॉनिटरिंग सिस्टम आप बोल सकते हो, कि आपके दादा दादी गेट पे बैठे रहते थे, बूढ़ा होने के बाद वो कहाँ बैठते हैं? घर में तो रहते नहीं, गली में बैठेंगे, घर के बाहर बैठेंगे या फिर आंगन में बैठेंगे, ठीक है ना। दे कीप ऑन मॉनिटरिंग योर एक्टिविटी। आप घर से किस टाइम बाहर जा रहे हो, आप आ रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन कौन से दोस्त आपको पिकअप करने आ रहे हैं घर से, कौन सी बाइक पे आप 4 बैठ के जा रहे हो, 3 बैठ के जा रहे हो, ठीक है। तो एवरीथिंग दे आर नोटिसिंग। तो जब नोटिस होता है, जब मॉनिटरिंग होती है, सर्विलेंस होती है आपकी, तो उस पर वो एक्शन भी लेते हैं, या फिर आपके पिताजी को बताते हैं, माताजी को बताते हैं, या फिर खुद ब खुद वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक सपोर्ट सिस्टम होता था, सर्विलेंस सिस्टम होता था। लेकिन आपने देखा है कि न्यूक्लियर फैमिली जब से बनी है, तो ये सपोर्ट सिस्टम खत्म हो चुका है। अब हमने देखा कि चाइल्ड डेलिंक्वेंसी जैसे केसेस जो है बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। आप क्राइम रेट देखोगे, ठीक है, क्राइम रेट अगर आप देखोगे, चाइल्ड की जो इन्वॉल्वमेंट, चिल्ड्रंस की जो इन्वॉल्वमेंट है वो बढ़ती जा रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, नाउ चिल्ड्रन आर आल्सो कैरिड आउट मोर नंबर ऑफ क्राइम्स, ओके, ठीक है। तो एक ये टॉपिक है, ये हमें समझना पड़ेगा कि चाइल्ड लेबर एक एक्सेप्टेड एंडेमिक रियलिटी इन इंडिया। देखो, एंडेमिक इज एन कीवर्ड। कोई मुझे बताना चाहेगा कि एंडेमिक का मतलब क्या होता है? एंडेमिक, एनीबॉडी? पता नहीं सर। कोई नहीं, देखो, एंडेमिक का मतलब होता है which the things which are present which are found in a one particular place, ठीक है। इंडिजीनियस बोल सकते हो आप। इंडिजीनियस तो मतलब हम पैदा करते हैं, डेवलप करते हैं। एंडेमिक का मतलब है उस एरिया में ही स्पेसिफिकली वो मिलती हैं, एंडेमिक, ठीक है ना। एरिया स्पेसिफिक, एरिया स्पेसिफिक। तो मैं एक बार मैं भी चेक कर लूं, एंडेमिक, जहां तक मुझे याद है बहुत पहले पढ़ा था। ठीक है, पैंडेमिक का एंटोनिम है क्या? नहीं, वो नहीं नहीं, उसका नहीं है वो एपिडेमिक होता था और एक होता था पेंडेमिक होता था। देखिए, ये एक एडजेक्टिव है, बिलोंगिंग और नेटिव टू ए पर्टिकुलर पीपल और अ कंट्री, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑफ प्रेवलेंट इन अ पर्टिकुलर फील्ड, एरिया ऑफ एनवायरनमेंट, रेस्ट्रिक्टेड और पेक्यूलियर टू ए लोकेलिटी और रीजन। पेक्यूलियर मतलब उस एरिया के अंडर वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, कोई भी चीज हो सकती है वो। अभी आप देखोगे, जब एनवायरमेंट आप पढ़ते होगे या फिर ज्योग्राफी आप पढ़ते होगे, आपने देखा होगा एक कि ये जो ट्री है, दिस पर्टिकुलर ट्री इज एंडेमिक टू इंडिया, या फिर वेस्टर्न घाट या फिर हिमालयस, वो ट्री वही मिलेगा। सैंडलवुड यू विल फाइंड इन सदर्न इंडिया, सदर्न इंडिया के भी कुछ एक स्टेट्स के अंदर, कर्नाटका के अंदर आपको सैंडलवुड मिलेगा। वो उसके अलावा पूरी इंडिया के अंदर सैंडलवुड नहीं है, उगाना पड़ता है, ठीक है।
ठीक है, एंडेमिक है लेकिन यू कैन ग्रो दैट पर्टिकुलर ट्री इन एनी अदर प्लेस। ठीक है, उसके आप देखोगे पाइन ट्री आप साउथ इंडिया के अंदर नहीं उगा सकते। इसको क्या चाहिए, थोड़ा सा एल्टीट्यूड चाहिए। ठीक है, एल्टीट्यूड पे ही हो सकता है ये। ठीक है, तो एंडेमिक इसको बोलते हैं। अब ये चाइल्ड लेबर एंड एक्सेप्टेड एंडेमिक रियलिटी इन इंडिया, ये एक ऐसे राइटिंग पे आया था। एंडेमिक रियलिटी मतलब इंडिया के अंदर ये एक एक पर्टिकुलर केस है, एक पेक्यूलियर केस है, यहीं से चाइल्ड लेबर शुरू हुआ है। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर इज अ थिंग विच इज नॉट ओनली पेक्यूलियर इन द अफ्रीकन कंट्रीज या फिर और जो पुअर कंट्रीज हैं, ये इंडिया का भी एक बहुत बड़ा एक क्या है, बहुत बड़ा एक मुद्दा है, एक प्रॉब्लम है। ठीक है ना, एंडेमिक एक्सेप्टेड रियलिटी। तो यहाँ से भी शुरू हुआ था। जब आप देखोगे चाइल्ड लेबर आप देखोगे अंग्रेजों के टाइम से शुरू हो चुका है। ठीक है, जब आपने देखा होगा कि फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था इन 19 आई थिंक इन 1878, 1878 में था ना फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। अच्छा, तो 1878 के अंदर फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था। तो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट के अंदर पता है क्या लिखा था, द चिल्ड्रन हु आर बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स और 7 ईयर्स, ऐसा कुछ था, दे कैन ओनली वर्क अप टू 12 आवर्स, ऐसा कुछ था। कुछ मतलब ऐसा कुछ था, 7 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते थे वो। ठीक है, तो उस टाइम भी एक्सेप्टेड था कि चाइल्ड लेबर आप एम्प्लॉय कर सकते हो, बट टू अ सर्टेन एज एंड टू एन सर्टेन टाइम पीरियड। ठीक है, 12 साल से उम्र से छोटे आप नहीं कर सकते हो, 12 साल से बड़े आप कर सकते हो, और वो 7 या 8 घंटे के लिए आप एम्प्लॉय कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जब ब्रिटिशर्स लेके आए थे। ठीक है, उसके बाद से आप देखोगे एक्सेप्टेड एंडेमिक रियलिटी। दूसरा मुझे बताओ, चाइल्ड लेबर कोई खुद ब खुद जानबूझ के तो नहीं बनता है। ठीक है, देयर मस्ट बी सम रीजंस, उसके पीछे कोई रीजन रहा होगा। अभी देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा नहीं गया कि रीजन बताओ मुझे, बट इट इज अंडरस्टूड कि इसमें हमें रीजन की बात करनी है। जरूरी है कि चाइल्ड लेबर एंड एक्सेप्टेड एंडेमिक रियलिटी इन इंडिया, वी नीड टू टॉक अबाउट द रीजन बिहाइंड दिस चाइल्ड लेबर इन इंडिया। ठीक है, तो रीजन मुझे बताओ कि चाइल्ड लेबर क्यों बनते हैं, इंडिया स्पेसिफिक होना चाहिए कि रीजन फॉर चाइल्ड लेबर, बताइए। पोवर्टी। हाँ, एक्सीलेंट। पॉवर्टी से सभी चीजें ड्राइव होती है हमारी, पॉवर्टी से सभी चीजें हमारे क्या देखते हैं, अब यहीं से बनती है। ठीक है, पॉवर्टी हो गया, दूसरा बताओ। पॉवर्टी, एजुकेशन। हाँ, इलिटरेसी, इलिटरेसी। ठीक है, चाइल्ड लेबर जब वही बनेगा, या तो वो गरीब घर से होगा, और गरीब घर वाले क्या सोचते हैं, वी नीड मोर अर्निंग हैंड। ठीक है, दूसरा इलिटरेसी, जो चाइल्ड लेबर होगा इलिटरेट होगा, पहली बात तो। ठीक है, इलिटरेट या फिर लिटरेट भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फाइंड पीपल हु आर इलिटरेट, और वो उनकी जो एजुकेशनल अटेनमेंट है वो भी कॉम्प्रोमाइज होती है, और उनकी पर्सनल डेवलपमेंट है वो भी कॉम्प्रोमाइज होती है ड्यू टू चाइल्ड लेबर। ठीक है, इलिटरेसी हो गया, पॉवर्टी हो गया। और बताइए चाइल्ड लेबर के पीछे रीजन क्या है इंडिया के अंदर। सर माइग्रेशन। हाँ, माइग्रेशन इम्पोर्टेंट है। माइग्रेशन, माइग्रेशन बहुत बढ़िया बताया आपने। माइग्रेशन से ही मतलब बहुत सारी चीजें हमने देखा है कि यूपी से जब दिस माइग्रेंट्स जब माइग्रेट करते हैं, इवन हरियाणा एंड पंजाब, और एमपी से जो माइग्रेट करते हैं, ठीक है, उनके साथ उनकी फैमिली भी माइग्रेट करती है कई बार। ठीक है, आपने देखा होगा फैमिली के साथ वो माइग्रेट करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि इंस्टेंटली वो बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले लेंगे। सरकारी स्कूल में एडमिशन लेना बहुत हंसी खेल की बात नहीं है, यू नीड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तो वो ऐसे ही बड़े होते रहते हैं, मतलब उन दे वर लिविंग आउटसाइड ऑफ द सिटी, आउटस्कर्ट्स पे रहते हैं, या फिर जहाँ पे उनको काम मिल रहा होता है, लेबर का जो काम करते हैं, वहीं पे उनके छोटे मोटे छोटे जो आप देखोगे ऐसे घर बन जाते हैं। ऐसे आप देखोगे मतलब पूरे मतलब फर्निश्ड नहीं होते वो घर, ऐसे काम चलाऊ बन जाते हैं। ठीक है, तो वहीं पे वो रहते हैं, उनकी फैमिली वहीं पे खाना बना लेती है, और वो मतलब ठीक है। और एजुकेशन अटेनमेंट उनकी क्या है, दोबारा उनकी जो आप देखोगे फैसिलिटी कुछ भी इनको अवेलेबल नहीं होती। तो चाइल्ड लेबर एंड एक्सेप्टेड एंडेमिक रियलिटी, तो माइग्रेशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, इलिटरेसी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये भी आप लिख सकते हो। और इसके बाद डेप क्या ट्रैप भी हो सकता है सर। क्या बोला आपने। डेप ट्रैप। हाँ, डेब्ट ट्रैप हो सकता है। ठीक है, इन सर डेप्टनेस आप बोल सोशल सकते हो। कल्चर, हाँ, क्या बोला। लाइक पैट्रियार्की, कास्ट सिस्टम, सोशल कल्चर। यस,
यस, एक्सीलेंट। अब आप जा रहे हो इंडियन सोसाइटी, कोर इंडियन सोसाइटी का आप टच कर रहे हो, ठीक है। कास्ट इम्पोर्टेंट है, कास्ट हो गया, तो कास्ट फैमिली इम्पोर्टेंट। बैकग्राउंड भी रहता है, हाँ, क्या बोला आपने? तो फैमिली बैकग्राउंड भी रहता है, मतलब फैमिली बैकग्राउंड, यस, फैमिली बैकग्राउंड, ठीक है। फैमिली बैकग्राउंड, और उनका बैकग्राउंड अगर पुअर है तो उनके पेरेंट्स भी अगर इलिटरेट हैं, जाहिर सी बात है, पेरेंट्स क्या बात कर सकते हैं इसमें, फैमिली की बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही आपने बोला है, ठीक है। तो वो चांसेस होंगे, अगर पेरेंट इलिटरेट हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, उनको नाम लिखना पढ़ना नहीं आता है, बट उनके पास एम्बिशन ही नहीं है। उनके पास एम्बिशन नहीं है कि हमारे बच्चों को ऐसा बनाना है, अगर एम्बिशन नहीं है तो वो भी वो ही बनेगा, ठीक है, उससे भी बुरा बन सकता है। ओके, तो फैमिली बैकग्राउंड मैटर्स। अच्छा, तो आपने इनडेप्थनेस वाला आपने लिखा है, बहुत बढ़िया, इनडेप्थनेस। उसके बाद देखोगे आप ट्रैफिकिंग इन इंडिया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, और उसके साथ रखोगे बॉन्डेड लेबर होता है ना, बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर। अब इसको देखो, इसको थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से सोचो। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से? कि चाइल्ड लेबर, देखो हमारे पास लॉ तो है भाई, लॉ है हमारा चाइल्ड लेबर कि आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो, बट देर इज एन एम्बिग्विटी। अब आप देखोगे फैक्ट्री एक्ट्स के अंदर चाइल्ड की डेफिनेशन अलग है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर फैक्ट्रीज की फैक्ट्रीज कर रहा हूँ, चाइल्ड की डेफिनेशन अलग है, ठीक है। चाइल्ड लेबर एक्ट के अंदर आप देखोगे, उसके अंदर आपकी चाइल्ड की जो आपकी डेफिनेशन है अलग है, एम्बिग्विटी है बहुत बड़ी। तो किसी के अंदर जो 14 ईयर्स है वो चाइल्ड की लिमिट है, किसी के अंदर आप देखोगे 16 ईयर्स है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में आप देखोगे 18 साल से कम का है, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट में आप देखोगे ये है, चाइल्ड लेबर एक्ट में देखोगे 16 है। तो कोई भी उसमें क्या है, श्योरिटी नहीं है। तो इसी एम्बिटी को क्या कौन एक्सप्लॉइट करता है, ये दिस एंटी सोशल एलिमेंट्स, ठीक है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन आ गया। इसके बाद देखो इन 2014, डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ जॉब्स मस्ट टेक प्रायोरिटी ओवर सोशल डेवलपमेंट, over social development. So, what is social development? Thereafter, we'll discuss development and creation of jobs must take priority over social development. अभी देखो सोशल डेवलपमेंट पे हमने डिस्कस किया कि भाई सोशल डेवलपमेंट के अंदर आपका मोबिलिटी होनी चाहिए, देयर शुड बी अ कास्ट मोबिलिटी, ठीक है। देयर शुड बी अ सोशल अपलिफ्टमेंट, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट के अंदर सोशल अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, लोगों का अपलिफ्टमेंट, मोबिलिटी होनी चाहिए, लोग मतलब एक कास्ट से दूसरी कास्ट में मूव कर सकते हो, या फिर आप देखोगे सोशल अपलिफ्टमेंट की बात कर ली मैंने, ठीक है। सोशल अपलिफ्टमेंट और मूवमेंट, सोशल मोबिलिटी, मोबिलिटी, ठीक है। और सोशल डेवलपमेंट आप किसको बोलते हैं? सोशल डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन से एस्पेक्ट आ सकते हैं, बताइए, व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट? सोशल डेवलपमेंट हमें क्लियर है ना, तो ये डेवलपमेंट क्रिएशन ऑफ जॉब्स, ये फिर हम इससे रिलेट कर देंगे। सोशल डेवलपमेंट की पूरी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए, व्हाट इज सोशल डेवलपमेंट, फीचर्स ऑफ, बताइए। वुमेन एम्पावरमेंट, हाँ, ह्यूमन एम्पावरमेंट, क्योंकि आप देखोगे लिटरेसी सोसाइटी, रेट भी ज्यादा हो, हाँ सोसाइटी के अंदर वीमेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके अलावा बताइए। लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट, ठीक है। और उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए, 3 कंपोनेंट सोशल डेवलपमेंट, पहला क्या है, फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, दूसरा है डेवलपमेंट बाय पीपल देमसेल्फ, तीसरा आप देखोगे राइट प्लेस इन सोसाइटी। राइट प्लेस इन सोसाइटी जो मैं आपको बोल रहा था कि सोशल अपलिफ्टमेंट होनी चाहिए, मोबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। सो द 3 फील्ड ऑफ ऑपरेशन विद सोशल डेवलपमेंट, पहला बेसिक सर्विसेज। बेसिक सर्विसेज कैसी? देखो, फंक्शनल, देयर शुड बी अ फंक्शनल हाउस होल्ड वाटर टैप कनेक्शन। दूसरा, अब बेसिक सर्विसेज के अंदर आप क्या देखोगे, सैनिटेशन सर्विसेज। तीसरा आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी, और चौथा आप देखोगे अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी देयर शुड बी एन हाउसिंग फैसिलिटी, ओके। सो अपार्ट फ्रॉम हाउसिंग फैसिलिटीज और क्या होनी चाहिए बेसिक सर्विसेज के अंदर, फूड, राइट, फूड, हाउसिंग हो गया, फूड हो गया, आप इसमें वर्क का भी कुछ ना होना चाहिए बेसिक सर्विसेज में। सर्विसेज में और क्या हो सकता है बेसिक सर्विसेज में अपार्ट फ्रॉम दिस?
हाउसिंग होगी, पानी हो गया, सैनिटेशन हो गई, अच्छा हेल्थ हो गई, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी। फूड हो गया, इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है। तो हमें कैसे समझना है सोशल डेवलपमेंट क्या है? ए राइटफुल प्लेस इन सोसाइटी, ओके। उसके अंदर सब ब्रांच है, जैसे प्लेस इन राइटफुल प्लेस इन सोसाइटी के अंदर 3 फील्ड ऑफ ऑपरेशन विद सोशल डेवलपमेंट। पहला है बेसिक सर्विसेज, हमने पूरा देख लिया, ठीक है। मीन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, मीन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में आप देखोगे मीन्स ऑफ एग्जिस्टेंस लाइक राइट टू वर्क, राइट, राइट टू वर्क, राइट टू लाइवलीहुड, ये आपका मीन्स ऑफ एग्जिस्टेंस में आता है। थर्ड इज ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेटिक डोमेन, ठीक है, ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेटिक डोमेन। तो ह्यूमन राइट इशू कौन कौन से हैं भाई हमारी सोसाइटी के अंदर? ह्यूमन राइट इश्यूज आर इंपॉर्टेंट। आप देखोगे एट्रोसिटी ऑन एससी एंड एसटी, आप देखोगे सिविल राइट एक्ट, सिविल राइट एक्ट करके एक एक्ट आया था 1950s में, उसको फिर आप देखोगे उससे पहले वो सिविल राइट एक्ट था, या फिर उसके बाद उसको एससी एंड एसटी एट्रोसिटी एक्ट हमने उसको नाम चेंज कर दिया उसका। तो उनपे कोई भी एट्रोसिटी करता है ऑन दिस एससी एंड एसटी कम्युनिटीज जो इनसे बिलोंग करते हैं, उनपे ह्यूमन राइट इश्यूज होते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा विलेज के अंदर, विलेज के अंदर बेसिकली द वीमेन हु बिलोंग टू द बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, टू टेल देम देयर प्लेस, कई बार उनको मतलब उनकी उनको प्लेस दिखाने के लिए, देखो ऐसे रूडिमेंट्री दिमाग के भी लोग हैं, बहुत ही मतलब देखोगे बैकवर्ड दिमाग के लोग हैं, तो ये ऐसे क्राइम कैरिड आउट करते हैं उन विमेन्स के अगेंस्ट। आपने देखा होगा सुसाइड या फिर उनको डेली उनका मर्डर किया जाता है और पेड़ से आपको लटकी भी मिलती है, बहुत सारी आपने देखा होगा ऐसे केसेस, ठीक है। तो ह्यूमन राइट इश्यूज आर देयर। कौन सी ऐसी मूवी है वो, आर्टिकल 14 मूवी देखी है क्या आपने? कौन सी मूवी थी वो जिसमें कौन सा हीरो है वो? आयुष्मान। हाँ आयुष्मान, आर्टिकल 14 ही थी ना वो मूवी? हाँ आर्टिकल 14 थी, उसमें यही केस था, ये यही क्लासिक केस उसमें डील किया गया है, ठीक है। तो ह्यूमन राइट इश्यूज, उसके बाद देखोगे डेमोक्रेटिक डोमेन 3 फिक्स्ड मेजर पॉइंट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, कौन कौन सा? जेंडर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो सोशल डेवलपमेंट के अंदर आपका कौन सा आ गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दूसरा जेंडर डिस्पैरिटी को कम करना है, जैसे आपने विमेन की बात की थी, तो जेंडर डिस्पैरिटी को हमने कम करना है, ठीक है। तो सोशल दिस डेवलपमेंट को हमें समझना है, क्या होता है सोशल डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, ठीक है। तो मैं ये इसकी इमेज बड़ी कर देता हूँ, सोशल डेवलपमेंट, ओके, ये सोशल मीडिया आ गया। ओके, लीव इट। ये देखिए, थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, ये इतना अच्छा डायग्राम इसमें दिया गया है, अगर आप इसमें से कोई बना सकते हो तो अच्छा है। देखिए थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, देखिए वेलबींग, आपका एक क्वेश्चन आया था फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेलबींग अ पैराडाइम शिफ्ट, फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू वेलबींग अ पैराडाइम शिफ्ट, जो हम इकोनॉमी में कर भी चुके हैं, ठीक है। तो वेलबींग का मतलब है भाई ये ह्यूमन डेवलपमेंट होना चाहिए उसमें। अब इसके एलिमेंट देखो आप, इसके ये सभी एलिमेंट हैं, मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे ये ह्यूमन वेलबींग के ये एस्पेक्ट हैं, जैसे आप देखोगे ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हो गए भाई? हेल्थ हो गया, अभी अभी ये देखा हमने, लर्निंग्स हो गया जो आप एजुकेशन की बात करते हैं, लाइवलीहुड हो गया, राइट टू लाइवलीहुड, एनर्जी हो गया जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की बात की, न्यूट्रिशन फूड की हमने बात की, ठीक है, हाउसिंग की बात की, गवर्नेंस की बात की, ये हमने मिस कर गए। डू नॉट फॉरगेट गवर्नेंस एस्पेक्ट, ठीक है, गवर्नेंस एस्पेक्ट को आपको लेके आना पड़ेगा। गवर्नेंस एस्पेक्ट का अरे मतलब, गवर्नेंस होता क्या है मतलब? देखिए गवर्नेंस की जब आप डेफिनेशन देखोगे, गवर्नेंस सिंपली इज रूलिंग, लेकिन एक डेफिनेशन होती है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस का मतलब है, गुड गवर्नेंस का मतलब है जैसे नेम ही इम्प्लाई है, एज नेम इम्प्लाइड, कि गुड गवर्नेंस का मतलब है गवर्नेंस के अंदर कोई करप्शन नहीं होना चाहिए, कोई लीकेजेस नहीं होते, कोई टाइमली सर्विसेज आपको देनी है, डिले नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम गुड गवर्नेंस, ठीक है। गवर्नेंस का मतलब है इंप्लीमेंट कर रहे हो भाई आप, सरकार कोई पॉलिसी लेके आई है, मनरेगा होगी, ठीक है, एमजी नरेगा होगी, राइट। दूसरा आप देखोगे और कौन सी हो गया, पीडीएस हो गया, ठीक है, आप टाइम पे क्या देते हो, फूड अवेलेबिलिटी कराते हो गरीबों को सब्सिडाइज रेट्स पे, राइट। लेकिन आप देखोगे
लीकेजेस है सिस्टम के अंदर, उसमें बोगस बेनिफिशियरी आ गई, उसमें लीकेजेस हो गया, उसमें ब्लैक मार्केटिंग होगी, जो भी पीडीएस के अंदर से जो सामान भेजा था अब गरीबों तक वो पहुंचा नहीं, तो गुड गवर्नेंस नहीं हुआ, दैट इज नॉट अ गुड गवर्नेंस। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई एक एरिया के अंदर, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, अब वहां पे पुलिस ढंग से काम नहीं कर रही, दैट इज ऑल्सो अ बैड एग्जाम्पल ऑफ बैड गवर्नेंस, ठीक है। अब एमजी नरेगा के अंडर आप देखोगे थाउजेंड ऑफ करोड़ ऑफ पीपल, आई थिंक दे हैव अप्लाइड अंडर दिस एमजी नरेगा। अब उसमें से किसी को तो काम नहीं मिला होगा, देयर विल बी पीपल इन लैक्स जिनको काम नहीं मिला होगा अभी तक, ठीक है, दैट शोज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ बैड गवर्नेंस, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस भी होता है वहां पे, बैड गवर्नेंस भी होता है, ओके। उसके देखो ह्यूमन राइट इशू जो अब मैंने आपको डिस्कस किया, ह्यूमन राइट इश्यूज के अंदर जो आप आर्टिकल 14 वाला जो क्लासिकल एग्जांपल है, आर्टिकल 14 जो मूवी थी उसमें भी जेंडर रिलेशंस आप दे सकते हो, कम्युनिकेशंस आप दे सकते हो, जेंडर रिलेशन जैसे जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर इनइक्वालिटी, देयर इज नो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, दोनों अगर आप काउंटर पार्ट को देखोगे आप, मेल्स को ज्यादा वेजेस मिलता है कंपैरेटिवली टू वीमेन काउंटर पार्ट, अगर जो मेल है 450 रुपए दिन के मिल रहे हैं उसको लेबर वर्क, तो वीमेन को वहां 350 या फिर 300 रुपए में उनको कैसे ना कैसे उनको बहला फुसका कर वही 300 रुपए दिए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वीमेन इक्वलेंट काम नहीं करते मैन के, ठीक है। तो जेंडर रिलेशन, कम्युनिकेशन, क्लाइमेट स्टेबलाइजेशन, वाटर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, ये क्या ह्यूमन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट हैं। उसके साथ आप देखोगे दिस इज अ ब्यूटीफुल ट्रायोलॉजी, सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, एक ट्रायोलॉजी है। ये जब तीनों एस्पेक्ट एक मतलब इकट्ठे मतलब काम करेंगे ना, तभी वेलबींग आएगा सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो हमने देखा था कि जीडीपी जो है फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब सिर्फ जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ने से ये चीजें ऑटोमेटिकली नहीं आती, ह्यूमन डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली नहीं होती, ठीक है। जीडीपी बढ़ेगी, किसी सपोज देयर विल बी 1,000 ऑफ टाटाज और दिस अंबानी इन इंडिया और अडानी इन इंडिया, सपोज कीजिए 1 लाख आदमी ऐसे हो गए, ठीक है, अंबानी 1 लाख अंबानी इंडिया के अंदर हो गए, या फिर 1 करोड़ अंबानी हो गए, तो उससे जीडीपी तो बढ़ जाएगी। उसमें आप ये भी देख लोगे कि हमारे यहाँ पे यूनिकॉर्न बनाने वाले इतने आदमी हैं, दिस एंड दैट हैं, ये सभी चीजें, लेकिन पर कैपिटा इनकम इंडिया की बढ़ेगी। बट साथ ही आप देखोगे पर कैपिटा इनकम, आपको पता है पर कैपिटा इनकम भाई सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल दिस सॉरी टोटल इवेल्युएशन ऑफ द इकोनॉमी, उसके टोटल जीडीपी अपॉन टोटल पॉपुलेशन, वो आपका पर कैपिटा इनकम निकाल देता है। लेकिन उसमें बहुत सारे आप देखोगे प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स लाइक 1 लाख अंबानी बने हैं, लेकिन 1 लाख अंबानी बने उसका मतलब ये है वो सारा पैसा गरीबों में भी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इशू है, एक इम्पोर्टेंट इशू है दिस फॉल्टी डेवलपमेंट मॉडल का, ठीक है। अच्छा, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखिए डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ जॉब्स मस्ट टेक प्रायोरिटी ओवर सोशल डेवलपमेंट। फॉर एंड अगेंस्ट का क्वेश्चन है भाई, आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट, क्या हमें पहले तो हमें सपोर्ट करना होगा भाई, सिंपली सपोर्ट करो। कोई मुझे एग्जांपल दो कि डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ जॉब्स मस्ट टेक प्रायोरिटी ओवर सोशल डेवलपमेंट, ठीक है ना, गिव मी एन एग्जांपल, क्या एग्जांपल दे सकते हो जिससे हम ये सपोर्ट कर सके कि हाँ डेवलपमेंट भाई जरूरी है, जॉब्स क्रिएशन जरूरी है, सोशल डेवलपमेंट भाड़ में जाए, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट का मतलब है जो अभी हमने देखा, सोशल डेवलपमेंट लाइक जो अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, जो एलिमेंट्स थे सोशल डेवलपमेंट के। लेट्स मी कम टू दिस एलिमेंट्स अगेन, जैसे ये था 3 कंपोनेंट्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, फर्स्ट इज फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी। देखो पॉवर्टी पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ किस पे फोकस करना है, डेवलपमेंट पे और जॉब क्रिएशन पे, ठीक है। तो ऑल्दो हाँ आप बोल सकते हो कि अगर जॉब क्रिएशन होती है तो पॉवर्टी कम हो जाएगी, लेकिन कितनी जॉब पैदा कर दोगे आप, ठीक है। अगर बेरोजगारी इतनी ज्यादा है तो अगर आपने 1 लाख जॉब भी दे दी तो उससे पॉवर्टी तो फिर भी कम नहीं होगी, ठीक है। पॉवर्टी, अच्छा, तो डेवलपमेंट बाय पीपल देमसेल्फ, राइटफुल प्लेस इन सोसाइटी, राइटफुल प्लेस इन सोसाइटी, बेसिक सर्विसेज नहीं दे रहे हो आप, देखो बेसिक सर्विसेज लाइक एजुकेशन, एनर्जी मतलब क्लीन एनर्जी, उसके बाद देखोगे आप हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है, और फंक्शनल वाटर टैप कनेक्शन, ये भी नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं है।
अगर आप सिर्फ यू विल बी फोकसिंग ऑन डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ जॉब्स और इन सभी चीजों को आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, दैट इज नॉट इन डेवलपमेंट, दैट इज नॉट इन सोशल डेवलपमेंट, राइट? ओके, तो ये सभी चीजें इसमें डिस्कस करनी थी। पहला मुझे बताओ, अभी तक किसी ने मुझे आंसर नहीं दिया कि डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ जॉब्स क्यों जरूरी है, फिर क्यों प्रायोरिटी हमें देनी चाहिए रादर देन फोकसिंग ऑन सोशल डेवलपमेंट। हम घर पर घर घर ये हम कनेक्शन देने की जरूरत नहीं है, इसका वाटर टैप्स का कनेक्शन देने की जरूरत नहीं है, गांव में पीएचसी खोलने की जरूरत नहीं है, पीडीएस जो हमने स्कीम चलाई है वो चलाने की जरूरत नहीं है, एमजी नरेगा है वो स्कीम बंद कर देनी चाहिए, क्या ही फायदा है उसका, ठीक है? न्यूट्रिशन जो आपको वैल्यू बढ़ाने के लिए फोर्टिफाइड फूड जो आप प्रोवाइड करते हो गरीबों को, वो बंद कर देना चाहिए। सोशल डेवलपमेंट खत्म करो यार, मतलब क्या ही जरूरत है, डेवलपमेंट पे फोकस करो। ऐसा क्यों? कैसे सपोर्ट करोगे इस आर्गुमेंट को? 5 पॉइंट लिखने हैं कम से कम इसके सपोर्ट में, कुछ तो सोचो। क्या हो जाएगा अगर हम डेवलपमेंट करेंगे या फिर जॉब्स का क्रिएशन करेंगे? एक तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, जॉब्स का आप क्रिएशन करोगे देयर विल बी ट्रिकल डाउन इफेक्ट, ठीक है? किसी को तो जॉब मिलेगी तो सोसाइटी में उनकी अपलिफ्टमेंट होगी, तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट विल बी देयर। डेवलपमेंट में आपको बोला है, डेवलपमेंट अगर आप डेवलपमेंट के अंदर इफ देयर इज एन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, जाहिर सी बात है डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा तो वो एक हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, वो आने वाले टाइम पे हमें क्या देगा, रिटर्न भी देगा। आप रोड्स का आपने डेवलपमेंट किया है, दूसरा आपने हॉस्पिटल्स का डेवलपमेंट किया है, तीसरा आपने इंडस्ट्रीज उस एरिया के अंदर लगाई है, उस एरिया के अंदर इंडस्ट्री आप लगाओगे तो जाहिर सी बात है सोशल डेवलपमेंट होगी, इस एरिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी फर्स्ट। दूसरा आप देखोगे अगर वहां पे इंडस्ट्री लगती है तो इंडस्ट्री भाई सीएसआर भी तो करती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? तो सीएसआर के अंडर वो इस एरिया में डेवलपमेंट करेगा, तो सीएसआर के अंदर उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट हो सकता है। तो यस, you can support, you can say development and creation of job must take priority over social development, you can give this 3 to 4 points जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। and on the same time you need to write in against, ठीक है, of this statement, it not only we need to focus on the development and creation of jobs, we need to take priority on सोशल डेवलपमेंट आल्सो। सोशल डेवलपमेंट की जो हमने बात की थी, सारे इंडिकेटर्स आपको डिस्कस करने हैं, दो दो अलग अलग पॉइंट में आप डिस्कस कर सकते हो। जैसे सोशल डेवलपमेंट के अंदर जैसे वही मैंने आपको जो बार बार मैं बात बता ही रहा हूँ आपको कि पॉवर्टी के अगेंस्ट हमें फाइट करना है, ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं, बेसिक सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। तो ये 4 पॉइंट आपके यहीं से हो गए। ओके, अच्छा, तो अब आते हैं हम रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, इट वाज आस्क्ड इन 2014 एज एन रिपोर्ट, ठीक है? ये आपका विमेन क्या था, विमेन टॉपिक से था। ओके, तो जैसे अभी डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, ये अभी बड़ा भी था, आपने देखा ड्यूरिंग कोविड, डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया, इन डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया इंक्रीज हुआ था, ठीक है, नो डाउट अबाउट इट, बट इट वाज आस्क्ड इन 2014। तो यहाँ पे आप क्या क्या लिख सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कहाँ पे होता है, अर्बन एरियाज के अंदर भी है, रूरल एरियाज के अंदर भी है। यू नीड टू कोड सम फैक्टर्स बिहाइंड डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यू नीड टू गिव अ रीजन व्हाई डोमेस्टिक वायलेंस हैपन एट द फर्स्ट प्लेस। ओके, उसके पीछे आप लिखोगे, सिंपल है भाई, विमेन एम्पावरमेंट नहीं है, विमेन के पास क्या नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, उनकी जो मोबिलिटी है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, मोबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड है, एजुकेशन अटेनमेंट उनकी अच्छी नहीं है, इलिटरेट हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है? तो यू नीड टू कोट सम रीजंस, आपको उसमें क्या लिखने हैं, रीजंस बिहाइंड डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये अब रिपोर्ट राइटिंग में आपको बता रहा हूँ, ठीक है? इसके साथ ही आप लिखोगे सारे जो रीजन मैंने आपको डिस्कस किए हैं, उसके साथ आप डिस्कस इसमें और क्या लिख सकते हो, कॉजेस या फिर इफेक्ट। पहले आप इसमें क्या लिखोगे, रीजंस के डोमेस्टिक वायलेंस व्हाई इट हैपन एट द फर्स्ट प्लेस। दूसरा आप देखोगे इसमें इफेक्ट क्या होगा, भाई डोमेस्टिक वायलेंस होने से सोसाइटी का पतन हो रहा है, नो डाउट, ठीक है? चिल्ड्रंस की जो आप देखोगे, चिल्ड्रन भी तो जो बच्चे जो देखते हैं वही करेंगे ना। तो चिल्ड्रन अगर इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ देयर इन देयर अपब्रिंगिंग, उस स्टेज में अगर वो वायलेंस देखेंगे तो देयर विल बी अ डीपर इम्पैक्ट ऑन द साइकोलॉजी ऑफ द चिल्ड्रन, और वो ट्रॉमा से भी जा सकते हैं, तो चिल्ड्रन पे भी अफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है? तो डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। दूसरा देखोगे आप, डोमेस्टिक वायलेंस एकदम वीमेंस पे खुद ब खुद डायरेक्टली अफेक्टेड है वीमेंस, ठीक है?
तो एक अफेक्टेड पार्टी कौन सी है, विमेन, दूसरा चिल्ड्रन, तीसरा आप देखोगे ओल्ड एज पीपल, चौथा आप इसमें कर सकते हो डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट विमेन इन इंडिया, और क्या हो सकता है इसमें, फैमिली के अंदर भी टसल आता है भाई, तो न्यूक्लियर फैमिली बन जाती है, डाइवोर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें। ओके, तो डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, वी हैव डिस्कस्ड द रीजन बिहाइंड इट, वी नीड टू राइट सम इफेक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो आपकी रिपोर्ट ऐसे 200 वर्ड के अंदर खत्म हो सकती है आसानी से, ठीक है। ओके, तो इसमें एनसीआरबी का डेटा आपको डालना पड़ेगा, कुछ नहीं आता तो ऐसे तुक्का मार देना, अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट 2018 या फिर 2021 और 2022, 2022 में तो शायद अभी नहीं आएगी, लेकिन 2020 में जरूर आई थी, ठीक है। तो 2020 में आई थी, आप लिख सकते हैं कि एनसीआरबी रिपोर्ट के अंदर ये फाइंडिंग है कि वी हैव सीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज, ऐसे लिख दो, नंबर नहीं पता था एग्जैक्ट, वी हैव सीन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन मेनली इन न्यू दिल्ली, मेनली इन दिस एरिया, मेनली इन दैट एरिया, ऐसे लिख के आप काम चला सकते हो, ठीक है। ओके, so let's see another new topic. In 2015, large population of India is more of a bane than boon. ये भी देखो आपका आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट में है, जितने भी टॉपिक आपके इंडियन सोसाइटी के आप देख लो, बहुत बार मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक कम्स अंडर आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट, इसके अंडर आते हैं वो, आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट के अंदर आपके ये टॉपिक पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें देखना होगा कि ऑल दोज डिबेटेबल और कंट्रोवर्शियल, दीज आर टू इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, प्लीज माइंड माय वर्ड्स, ध्यान से इसको देखो। ऑल दोज कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल टॉपिक्स कम्स अंडर विच टॉपिक, दिस आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट। देखिए, लार्ज पॉपुलेशन इन इंडिया इज मोर ऑफ बेन देन बून, ये पूछा है। इससे पहले आप देखोगे आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट में, देखो डिबेटेबल था टॉपिक के, डेवलपमेंट एंड क्रिएशन ऑफ जॉब्स टेक प्रायोरिटी ओवर सोशल डेवलपमेंट, दैट इज आल्सो डेवलपमेंट, दिस डिबेटेबल टॉपिक। उसके बाद देखो आपका आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट में ये रहा कास्टलेस सोसाइटी वाला जो आपको बोला। उसके बाद देखो वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया सो फार इज एन अर्बन फिनोमिना, अगेन इट्स अ डिबेटेबल, ठीक है ना। वुमेन एम्पावरमेंट विलेजेस में भी हो रहा है, जो हमने एग्जांपल दिया, अभी डिस्कस भी किए हैं, कुछ तो याद होगा आपको। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद हम देखते हैं लार्ज पॉपुलेशन इंडिया इज मोर ऑफ बेन देन बून। देखो, हम पॉपुलेशन को तो बहुत तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं, पॉपुलेशन के, पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज आई, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कंट्रोल, ठीक है, फैमिली प्लानिंग पे हमने कब स्ट्रेस दिया, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने से क्या इफेक्ट हो सकता है, जैसे चाइना का हम एग्जांपल ले सकते हैं, एजिंग पॉपुलेशन, जापान का एग्जांपल ले सकते हैं, एजिंग पॉपुलेशन, यूरोप का एग्जांपल ले सकते हैं, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ओके, तो पॉपुलेशन जब डिक्लाइन होती है, एजिंग कैटेगरी के अंदर जाती है, तो नेशन का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी हमारा क्या होता है, कम होता जाता है, ठीक है। तो इंडिया का हम एग्जांपल दे सकते हैं इसमें कि लार्ज पॉपुलेशन इंडिया, यूपी का एग्जांपल लीजिए, इज मोर ऑफ अ बेन देन बून। ओके, यूपी के अंदर देयर इज एन हाई पॉवर्टी, हरियाणा के अंदर भी पॉवर्टी इतनी नहीं है कंपैरेटिवली। हम अगर हम देखें तो हरियाणा इज वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया, वन ऑफ द रिचेस्ट, ठीक है, वन ऑफ द रिचेस्ट है। और लेकिन यूपी में आप देखोगे पॉपुलेशन इज अराउंड 27 to 28%, और 28 करोड़, 28 करोड़, मतलब यूरोप के बहुत सारे देशों को मिला भी लेना उससे ज्यादा यहाँ की पॉपुलेशन है। इसके अंदर आप देखोगे गरीब, पॉवर्टी जो रेखा है, पॉवर्टी लाइन से उससे नीचे भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर ऑफ बेन देन बून। अब बेन और बून के बीच में ये पूछ रहा है हमें, बेन एंड बून, क्या ये ठीक है लार्ज पॉपुलेशन इंडिया, या फिर ये बेन है, ठीक है। रादर देन बोन इट्स ए बेन, तो यही आपको फॉर एंड अगेंस्ट के अंदर आपको लिखना है। 5 पॉइंट इसके फेवर में लिखेंगे कि लार्ज पॉपुलेशन भाई हमें चाहिए, हमारी डिमांड है, क्योंकि इंडिया इज एन एस्पिरेशनल इकोनॉमी, इंडिया इज अ राइजिंग इकोनॉमी, वी नीड्स मैन पावर, वी नीड स्किल लेबर, वी नीड दिस एंड दैट, बहुत सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। वी आर अ कंट्री हु हैज अटेन अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, और वो डेमोग्राफिक डिविडेंड रहने कब तक वाला है, 2030 और 32 तक, ठीक है। लार्ज पॉपुलेशन इंडिया इज मोर ऑफ अ बेन, यहाँ पे आप बेन लिख सकते हो, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स और इसके बाद डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये आएगा आपका बून के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स, डेमोग्राफिक डिविडेंड। ओके, तो इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो चाइना का, जहाँ पे इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो
जापान का एग्जांपल देना इसमें सही रहेगा, क्योंकि जापान के अंदर जो पॉपुलेशन है एजिंग है या फिर डिमिनिशिंग है, कम होती जा रही है, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, वो चाहते हैं अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी उन्होंने रिलैक्स कर दिया है। ठीक है, जापान में जाओ काम करो, ठीक है, साउथ कोरिया में जाओ काम करो। तो लार्ज पॉपुलेशन इज बेन और इट्स अ बून, इट्स बेसिकली अ बून फॉर दोज कंट्रीज जहाँ पे पॉपुलेशन कम है। तो इंडिया का एग्जांपल भी यहाँ पे लिख सकते हो, इन स्टेट्स लाइक केरला, केरला के अंदर जो पॉपुलेशन है वो एजिंग की तरफ बढ़ रही है, पॉपुलेशन एजिंग की तरफ जो बढ़ रही है वहाँ की सोसाइटी, राइट। ओके, तो इसको देखते हैं, एसिड अटैक्स ऑन वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस पे हमने देखा था, ये वाला टॉपिक आ गया यहाँ पे हम रिपोर्ट राइटिंग में, एसिड अटैक्स ऑन वुमेन। देखो एक टॉपिक हमने देख लिया डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, दूसरा टॉपिक है एसिड अटैक ऑन वुमेन। तो वुमेन के पीछे तो भाई यूपीएससी हाथ धो के पड़ी है, स्पेशली इन सीएपीएफ एग्जाम में। हमें बहुत सारी चीजें जाननी है वुमेन के बारे में। वुमेन के बारे में हमने देखा है द इमर्जेंट प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस, द एसिड अटैक इन वुमेन, डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, दिस एंड दैट, वुमेन एम्पावरमेंट। जैसे क्वेश्चन था ना शुरुआत के अंदर ही, विमेन एम्पावरमेंट है नेशन डेवलपमेंट, यहाँ पे आया आपका क्वेश्चन। अच्छा, तो अगला देखिए 16 के अंदर क्या पूछा है भाई, अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया इज नथिंग बट ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन। 16 के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा है, द ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज डायरेक्टली, ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज विल मेक ओल्ड एज होम्स इन इंडिया इंक्रीजिंग इन नंबर। ओके, तो जब इस टाइम पे आई थिंक 2016 के अंदर है, एक मुझे अभी तक याद है केस हुआ था कि some old age people or some old age couple, they filed a complaint against their children। बच्चों के अगेंस्ट उन्होंने क्या एक कंप्लेंट डाला सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि we need some compensation, we need some rehabilitation amount from their children। अब बूढ़े हो गए, कमा नहीं सकते हैं, जो उनकी पहले की जो कमाई थी, जो उनकी कमाई थी पहले की, वो उन्होंने सारी फैमिली के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। नाउ दे आर नॉट गेटिंग द रिक्विजिट अटेंशन फ्रॉम देयर चिल्ड्रंस। ओके, तो इससे क्या हुआ, सरकार ने सोचा चलो ठीक है ओल्ड एज होम्स इनको खोल देते हैं, अरे डिस्ट्रिक्ट में ओल्ड एज होम्स। यस सुमित, आपने हैंड रेज किया था। न्यूक्लियर फैमिलीज क्या होती हैं? क्या बोला आपने, स्टैंडिंग्स? न्यूक्लियर फैमिलीज। अच्छा, न्यूक्लियर फैमिलीज। अच्छा, न्यूक्लियर फैमिलीज तो यही हो गया ना आपका, जैसे पहले देयर विल बी अ नंबर ऑफ फैमिलीज। जॉइंट फैमिली आपने सुना होगा, जॉइंट फैमिली, उसके अंदर एक फैमिली के अंदर बहुत सारी फैमिली रहती थी, जैसे आप, आपके फादर साहब हो गए, जैसे आपके दादा हो गए, दादाजी के आप मतलब सोचोगे 3 या 4 उनके लड़के हो गए, तो सभी एक जगह पे रह रहे हैं, एक बड़े सा उनका घर है, वहीं पे वो रहते हैं, वो है आपकी ज्वाइंट फैमिली। लेकिन आप देखोगे उसमें से सब किसी की सर्विस लगी, लगो सपोज आपके ताऊ जी की सर्विसेज लगी आर्मी के अंदर या फिर दिल्ली पुलिस के अंदर, ऐसा कुछ सर्विसेज उनको मिल गई, एंड ही नीड टू माइग्रेट, तो उनको क्या करना पड़ेगा, लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, तो फैमिली के साथ उनको चेंज करना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा। तो फैमिली, बच्चे, हर एक चीज उनके साथ मूव करेगी नई सिटी के अंदर। तो नाउ दे बिकम अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। अब उनका डिसीजन मेकिंग पावर, आपके दादाजी या फिर कोई भी उस फैमिली के जो हैं लोग, वो अफेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो न्यूक्लियर फैमिलीज के अंदर ये चीज है। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिलीज एंड ज्वाइंट फैमिली, जहां ज्वाइंट फैमिली से आपकी एक और फैमिली निकलती है, छोटे वाली सब पार्ट। तो ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज विल मेक ओल्ड एज होम्स इन इंडिया इंक्रीजिंग नंबर। अच्छा, तो ठीक है, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है वैसे। अब मुझे ये पता लग गया कि मुझे और भी छोटी छोटी चीजें बतानी पड़ेगी। मैं सोच रहा था, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये तो पता होगा, बट ठीक है, डू नॉट शाई अवे, कोई भी चीज नहीं समझ में आती तो प्लीज फ्रेंकली आस्क, नहीं पता भाई न्यूक्लियर फैमिलीज बताओ क्या होता है, ठीक है पूछो, बट डोंट बी सिटिंग ऑल द टाइम, और कुछ समझ में ना आए तो क्या ही फायदा लेक्चर का फिर। ठीक है, तो ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज विल मेक ओल्ड एज होम्स इन इंडिया इंक्रीजिंग इन नंबर। अच्छा, अब मुझे बताओ, लेट्स डू अ ब्रेनस्टॉर्मिंग इन दिस टॉपिक एंड विल एंड, या फिर इसके बाद हम थोड़ा बहुत और देखेंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ, देखो इसके फेवर में तो आप लिख दोगे, नो डाउट यू विल राइट इन फेवर। हाँ, न्यूक्लियर फैमिलीज बनेगी तो सपोर्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली, सपोर्ट सिस्टम जो होता है ज्वाइंट फैमिली का, उसमें जो सपोर्ट सिस्टम होता है, मैंने पहले भी बात किया था आपसे कि सपोर्ट सिस्टम एक फैमिली के अंदर, अगर सपोज डिस्ट्रेस में आती है कोई भी फैमिली, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस है या फिर एंजाइटी है, कोई डिप्रेशन है, आप देखोगे बहुत सारी चीजें हैं एक सोसाइटी के अंदर, एक फैमिली के अंदर जो आ सकती हैं, तो यू नीड सम सोशल सपोर्ट,
कोई सपोर्ट सिस्टम की आपको जरूरत है, इसीलिए तो सुसाइड्स होते हैं। आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत केस। अच्छा, उसके अलावा देयर आर नंबर ऑफ केसेस जहां पे हमने सुसाइड देखा इन बॉलीवुड के अंदर, ठीक है। वहां पे सपोर्ट सिस्टम वहां पे बेसिकली मिसिंग था। द ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज will make old age homes in India increasing in number. No doubt, we do not basically deny this particular argument. लेकिन हमें इसको अगेंस्ट में लिखना है, ठीक है। हम इसके अगेंस्ट में लिखना है कि न्यूक्लियर फैमिली बनती रहेंगी, लेकिन हमें ओल्ड एज होम्स की मतलब जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर फैमिलीज अगर बने दीगी तो ये नहीं कि हम अपने बूढ़े जो माँ बाप हैं उनको हम ओल्ड एज होम्स में छोड़ देंगे, ठीक है, या फिर उनको घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट दो मुझे जिससे ये लगे हाँ कि ऐसा नहीं होने वाला है। कोई आर्गुमेंट सर मोरल? मतलब फिर ऐसे मतलब आंसर तो नहीं, लेकिन जो मुझे याद आ रहा है जैसे वो बागवान मूवी में नहीं होता कि लाइक हाँ। मतलब बच्चे होते हैं लेकिन हम्म। एक बार मम्मी पापा अपने एक बच्चों के साथ में है, मतलब ऐसा होता है कि में ना रह के सेपरेट सेपरेट मतलब थोड़ा टाइम में जाए, इस तरह से कुछ करा जा सकता है। हाँ लेकिन आइडिया अच्छा है, लेकिन इसको वर्ड्स में कैसे हाँ, बोलते हैं ना, वर्ड में टेक्निकल फ्रेज। वर्ड्स में यस फ्रेज यस। करना थोड़ा सा इसको हाँ डिफिकल्ट हो सकता है। तो फ्रेज करना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और सोचो, कोई भी सोचो सोचो, मुझे भी नहीं पता भाई इसका आंसर, इसलिए पूछ रहा हूँ। पूछो, बताओ बताओ बताओ, ट्राई करो, एटलीस्ट विशाखा ने ट्राई किया, अभी करो। ट्राई। न्यूक्लियर फैमिलीज बनने से ओल्ड एज, देखो इसमें हम क्या देख सकते हैं, इसमें हम देख सकते हैं हमारा कल्चर नहीं है भाई। ब्रिंग इंडियन कल्चर इनसाइड ना, इसमें इंडियन कल्चर लेके आओ। इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर, इंडियन कल्चर के अंदर क्या होता है देखो। इंडियन कल्चर के अंदर कौन सा है वो, अतिथि देवो भव। एक तो ये भी कल्चर है, ये लिख सकते हो आप कि यहाँ तो हम दूसरे लोगों को भी बुलाते हैं यहाँ पे, अपने घर में स्टे करवाते हैं, अतिथि देवो भव। तो ये वाला आपको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, अतिथि देवो भव, कि ये हमारे इंडियन कल्चर है। वो अलग बात है, मूवी बनी थी कि अतिथि तुम कब जाओगे, वो ठीक है, दैट इज ऑल्सो राइट एस्पेक्ट। लेकिन अतिथि देवो भव, तो इसको हमें स्टेटमेंट को काउंटर करना है कि अतिथि देवो भव से हम इसमें लिख सकते हैं कि इंडियन सोसाइटी के अंदर इंडियन कल्चर एक इतना इंपॉर्टेंट कल्चर है जिसमें यहाँ पे लोगों को बाहर नहीं निकाला जाता, ठीक है। हम इसके अगेंस्ट लिखना है ना कैसे भी। तो इंडियन कल्चर की और कौन सी चीज है जो ओल्ड एज पीपल को तंग नहीं करने वाली हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज? तो ये हो गया इंडियन कल्चर की ओल्ड एज प्रैक्टिस है यार हमारे यहाँ पे। ओल्ड एज प्रैक्टिस इज पैट्रियार्की, ठीक है, पैट्रियार्की, ओके, पैट्रियार्की, ठीक है, पैट्रियार्की। और आप इसमें लिख सकते हो पैट्रियार्की में, आपको पता ही है, देखो पैट्रियार्की में सिंपल ये बात है, पैट्रियार्की में पुरुष प्रधान, जब तक एल्डर एक फैमिली के अंदर एल्डर जिंदा है ना, तो उसकी जो स्टेटस है फैमिली के अंदर वो गिरती नहीं है, वो बढ़ती ही जाती है। जितने वो बूढ़े होते हैं उसकी स्टेटस उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। वो अलग बात है कि बच्चा मतलब बिल्कुल ही एंटी सोशल है, पीयर ग्रुप उसका ठीक नहीं है, डेली वो ड्रिंक करता है और पीयर ग्रुप ठीक नहीं है, माँ बाप से वो काम कराता है, तो माँ बाप को क्या है, मजबूरन घर छोड़ना पड़ता है, ठीक है। इट डिपेंड्स अपॉन द फैमिली, ओके। लेकिन हाँ इसमें आप लिख सकते हैं, लेकिन पेट्रियार्की जहाँ पे अगर जो सोसाइटी के अंदर जो अगर वो उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो पेरेंट्स हैं उनके अगर वो स्ट्रॉन्ग है, दे आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड दे नो, दे आर डिसीजन मेकर, दे आर गुड डिसीजन मेकर, तो उनको निकालना घर से आसान बात नहीं होगी, ठीक है। उनके पास प्रॉपर्टी राइट्स भी होंगे, यू कैन ऑल्सो राइट दिस थिंग्स कि प्रॉपर्टी राइट्स भी होंगे उनके, ये दिस एंड दैट, ओके। तो इसको हम और भी, दिस इज अ होमवर्क फॉर यू, कि आपको सोच के आने हैं दो दो पॉइंट इसके ऊपर। अच्छा, उसके बाद देखो, किसी को पॉइंट याद आया तो मेरे को बोल के बता देना, ये ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज वाला, इसके ऊपर अगर आपको कोई पॉइंट याद आता है तो प्लीज शेयर विद मी, ठीक है। और अगेंस्ट में
हाँ बोलिए। अगेंस्ट में। हाँ अगेंस्ट में बोल रहा हूँ, क्योंकि अगेंस्ट में ना मुझे 2-3 पॉइंट ही याद आ रहे हैं, और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो इसी तरह के आपको डिबेटेबल टॉपिक देगा वो। अब ये तो जाहिर सी बात है, हमें लिखना ही पड़ेगा अगेंस्ट में, कैसे ना कैसे लिखना पड़ेगा। देखो अभी हमारे पास, हम कोशिश करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग की ना, हम प्रेशर डालेंगे दिमाग पे, जब भी कुछ दिमाग में आएगा, ठीक है। तो ये कोशिश किया करो, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसा ही कुछ आपको बाउंसर मिलेगा, राइट इन, यू नीड टू राइट इन अगेंस्ट इन फेवर ऑफ द स्टेटमेंट। वहाँ पे वैसा कुछ बाउंसर आएगा, वहाँ पे भी आप सोचोगे 10 मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर आपको सोचना भी है, लिखना भी है, बहुत सारी चीजें। यहाँ पे तो मैं सिर्फ आपको सोचने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो पहले सोचोगे जब ही लिख पाओगे। तो इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए भी माइग्रेट करते हैं गाँव से वैसे। हम्म हम्म सही बोल रहे हो आप। तो माइग्रेशन जब होती है तो पेरेंट्स जो आपके कहाँ रह जाते हैं, गांव के अंदर ही, ठीक है। तो गांव के अंदर जो वो रह जाते हैं, नोबडी इज लेफ्ट बिहाइंड टू लुक अपॉन अपॉन फॉर देयर पेरेंट्स। तो उनको फिर उनके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है टू गो इनटू द ओल्ड एज होम्स, क्योंकि उनको देखने के लिए, उनके पास उनको देखने के लिए, उनको मेंटेनेंस करने के लिए नहीं है। तो दे नीड टू गो टू द ओल्ड एज होम्स। तो आपने सही बोला है, पॉवर्टी या फिर जो माइग्रेशन होती है, उससे क्या हो सकता है, ये कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। सर ये वाला तो इसके फेवर में हो गया ना, कि ये इसलिए वही। लेकिन वो फेवर में नहीं होगा विशाखा, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज तो बनेंगी ना। जैसे माइग्रेशन आप करोगे तो ठीक है, जॉइंट फैमिली है, फिर जॉइंट फैमिली से आपकी न्यूक्लियर फैमिली हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, न्यूक्लियर फैमिली हो जाएगी तो अगर आपके ओल्ड पेरेंट्स आपके गांव में ही रह गए, और उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो फिर उनके पास क्या ऑप्शन बनता है, उनको ओल्ड एज होम्स में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। ओके। तो ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज विल मेक, एक ये अच्छा एग्जांपल आपने दिया है। उसके अलावा बताइए, कुछ और याद आ रहा था। सर जैसे ये तो अगेंस्ट में मतलब फॉर में ही होगा ना। अब जैसे वो लोग कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं तो अब वो लोग घर पे रहेंगे। मतलब अगर ये लोग हाँ इकोनॉमी मैं स्टेबल सही बोल रहे हो आप। इकोनॉमी स्टेबल हाँ करने के लिए बाहर जा रहे हैं और पेरेंट्स को भी साथ में लेकर आ रहे हैं, तब ये फॉर होगा। ठीक है, अगर सही बोल रहे पेरेंट्स हो। वहीं पर रह जा रहे हैं तो। सही कह रहे हो आप, मेरा दिमाग चला हुआ है, तो मैं इसको पकड़ नहीं पाया कि स्टेटमेंट को ना, हमें मतलब सपोर्ट ही कर रहा था बेसिकली। सर अगेंस्ट में ये हो सकता है, जैसे आपने बताया कल्चर को साथ ले आओ पीछे, जैसे मतलब लाइक पुरानी प्रैक्टिस में क्या होता था कि जैसे मेडिसिन वगैरह जो घर में बना ली जाती थी, तो जो ओल्ड लोग हैं उनको ये सारी प्रैक्टिसेस आती है, हम्म तो अगर वो रहेंगे साथ में तो ऑब्वियसली मतलब हेल्प रहेगा, मतलब इस तरह से कि हम्म आ सकता है ऐसा तो कुछ। रिलीजियस प्रैक्टिस थी। राइट राइट। और कोई सोचिए एक और पॉइंट। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो इस पे है ना, कल थोड़ा थोड़ा डेटा बस कनेक्ट करके लाना, जो आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उस पे हम कल इसका पूरा हम आर्ग्यूमेंट राइटिंग करेंगे इसका। तो थोड़ा सा इस पे अपना दिमाग चला के कुछ वो कुछ आप समझ के आना, ठीक है। ओके। ओके सर। अब देखो, इन द ईयर 2017, द थिंग दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड, द थिंग्स दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड, ये क्वेश्चन आपका पूछा। एंड दिस इज नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द इंडियन सोसाइटी। सही बताऊं तो इंडियन सोसाइटी से नहीं है, ये आपका एनालिटिकल एबिलिटी से है। इट इज डायरेक्टली फ्रॉम द एनालिटिकल एबिलिटीज, क्योंकि इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा। ना ये इकोनॉमी से है, ना आपका पॉलिटी से है, ना आपका ज्योग्राफी से है, ना आपका ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से है, ठीक है। कहीं से भी नहीं है, आपका एनवायरमेंट से भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इट इज टोटली अ क्वेश्चन ऑफ एनालिटिकल एबिलिटी प्लस ह्यूमन राइट इश्यूज, ठीक है। प्लस ह्यूमन राइट इश्यूज, दोनों को आप कनेक्ट करोगे तो एनालिटिकल एबिलिटीज में मैंने आपको बताया आपके पास मतलब बहुत स्कोप है खेलने का, कि आप इसके अंदर यू कैन कनेक्ट द डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन राइट इश्यूज, यू कैन कनेक्ट द डायमेंशंस ऑफ द थिंग दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड। इसके अंदर आप इकोनॉमी के अंदर भी कुछ गलत हो रहा है, या फिर सोसाइटी के अंदर कुछ गलत हो रहा है, तो कुछ भी चीजें आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक में आपके पास लिखने की कमी नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप यू कैन गो इन एनी डायमेंशंस, यू कैन गो ऑफ द ट्रैक, ऑन द ट्रैक, कैसे भी करके आपको इसके बारे में लिखना है। अब मुझे बताइए,
let's talk on this things that count as being civilized. देखो मैं थोड़ा सा इसको हिस्टोरिकली मैं बताता हूँ कि इंडिया को बोलते हैं ना, इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन दिस वर्ल्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम बात करते हैं। दूसरा आप देखो कि चाइनीज सिविलाइजेशन इज आल्सो द सिविलाइजेशन which came before इंडियन सिविलाइजेशन। ये भी एक थ्योरी है, एक दूसरी थ्योरी है कि इंडियन सिविलाइजेशन से इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले आपकी चाइनीज सिविलाइजेशन थी। उससे भी पहले क्या था, इजिप्ट सिविलाइजेशन, ठीक है ना, इजिप्ट के अंदर थी, ठीक है। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो सिविलाइजेशन एज एन कॉन्सेप्ट वहां से हुआ। सिविलाइजेशन का मतलब है यू आर बाउंड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द सोसाइटी प्लस द गवर्नमेंट, और जो भी चीजें वहां की जो सोसाइटी डिसाइड करती है, गवर्नमेंट जो डिसाइड करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट। तो रूल्स बाउंड, जो आप अडहेयर करते हैं रूल्स को, वो क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन। लॉ एंड ऑर्डर आप चीजों को मानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करते हैं, यू विल कॉल्ड एज ए सिविलाइज्ड। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप ट्रैफिक लाइट को क्या कर सकते हो, जंप करते हो, वो आपका सिविलाइज नहीं देखा जाता। जब आप कोई भी गार्बेज, आपके सामने डिब्बा है गार्बेज, जो आपका डस्टबिन है, आप उसमें आप अपना वेस्ट ना डाल के आप रोड पे थ्रो कर रहे हो, ठीक है। दूसरा, जैसे हम स्वच्छ भारत अभियान, कनेक्ट दिस बेसिक थिंग्स। स्वच्छ भारत अभियान के अंदर जैसे हमने ओपन डेफेकेशन खत्म करने के लिए हमने एक स्कीम बताई थी, स्कीम चलाई थी, ठीक है, ठीक है। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद, एक ऐसे करके आप देखा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें स्लोगन रहा था, ठीक है। तो आपको पता है कि जब शौचालय बने हुए हैं, टॉयलेट है, हर एक चीज अवेलेबल है, बट स्टिल यू विल फाइंड पीपल द लिटरिंग ऑन द बेसिकली इन द पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। वो सिविलाइजेशन नहीं दिखाता, वो सिविलाइज्ड नहीं दिखाता, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या लिख सकते हो आप, सिविलाइज्ड कंट्री है या नहीं है। नॉर्थ कोरिया को बोल सकते हो आप सिविलाइज्ड है, नॉर्थ कोरिया। प्लस आप देखोगे द थिंग दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड, आप देखोगे रशिया और यूक्रेन का वार हुआ था भाई, रशिया और यूक्रेन का वार हुआ है, अभी भी चल ही रहा होगा, मुझे काफी दिन हो गए न्यूज़ फॉलो किए, रशिया और यूक्रेन। तो उसमें आपने देखा ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया हमने, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया। उसमें आपने देखा कि बहुत सारे जो लोग थे, उसमें से हमें एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया, जिसमें आप क्या कर सकते थे, आप मूव कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, वहां पे शेलिंग नहीं होगी, बहुत सारी चीजें, सेफ कॉरिडोर हमने वहां पे बना किया। इससे क्या हुआ, इससे हमें ये पता लगता है कि रशिया एंड आल्सो यूक्रेन बोथ आर सिविलाइज्ड कंट्री, फॉलो द रूल्स। जेनेवा कन्वेंशन के अंदर भी ये है, अगर आप लड़ाई करोगे ना, तो उसके अंदर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, यू कैन नॉट यूज दिस केमिकल वेपन्स, बायो वेपन्स का आप यूज नहीं कर सकते, केमिकल वेपन्स का, बूबी ट्रैप जो होता है आपका, बूबी ट्रैप, और माइंस होगी जो आपकी, देखो माइंस क्यों लगाते हैं, कोई भी एरिया अगर आपको कैप्चर कर लेते हो और उस एरिया को आपका ये आइडिया है कि इस एरिया के ये एरिया हमें बाद में रीगेन करना पड़ेगा, तो उसके अंदर आप क्या माइंस डाल देते हो, ठीक है। कोई भी उसमें पैर रखेगा तो उसका पैर एक्सप्लोड हो सकता है सोल्जर का। तो ये सभी जेनेवा कन्वेंशन के अंदर बैन कर दिया गया कि भाई ये बूबी ट्रैप और ये माइंस जो आप लगाते हो, फील्ड माइंस, इसके बाद ये बैन हो चुकी हैं, लेकिन स्टिल पीपल आर यूजिंग दिस, आर्मी आर यूजिंग। आप रशिया और ये सभी चीजें आप देखोगे। देर इज एन इम्पोर्टेंट टेक्निक, मैंने एक टेलीग्राम पे एक जो न्यूज शेयर की थी, स्कोर्स्ड अर्थ टैक्टिक्स, किस किस ने देखा था, स्कोर्स्ड अर्थ टैक्टिक्स, तो स्कोर्स्ड देखा था यस ना, सर, यस सर, आपने सेंड। हाँ। तो स्कोर्स अर्थ टैक्टिक्स के अंदर, अर्थ टैक्टिक्स के अंदर देखो, उसमें यही होता है कि जब जो एनिमी कंट्री है, अगर वो जो भी एरिया उन्होंने कैप्चर किया था वो रिट्रीट कर रही हैं, तो जो उनका काउंटर पार्ट है जहाँ से वो रिट्रीट कर रही हैं, तो उस एरिया के अंदर जो भी रिसोर्सेज है उनको डिस्ट्रॉय कर, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना है, इसीलिए कि वो उसको दोबारा यूज ना कर पाए, ठीक है। तो इससे ये लगता है कि दे आर नॉट सिविलाइज्ड। पहले ये भी होता था, देखो बारबेरियंस, बारबेरियंस, ठीक है, बारबेरियंस हो गए, इनको रहना नहीं आता था, दे आर नॉट सिविलाइज्ड। और सैवेज, आप हॉलीवुड मूवी देखोगे उसमें भी ये होता है कि सैवेज, सैवेज इज अ राइट वर्ड्स, जैसे सैवेज जो दे डू नॉट फॉलो अडहियर टू द रूल्स, और इनकी बहुत रूडिमेंट्री सोच है, बहुत है इस तरह की। सिविलाइजेशन तो मतलब भूल ही जाओ इनको, मतलब रहना ही नहीं आता,
ना नहाते हैं ना धोते हैं, मतलब खाते भी पता नहीं। आप देखोगे उनकी कुकिंग जो स्किल्स है, हंटिंग ही करते हैं वो अभी तक, ठीक है, सिविलाइज नहीं बने हैं। अच्छा, ये हो गया। उसके अलावा कोई ऐसा एग्जांपल दो जैसे गवर्नमेंट ने फोकस किया हो, जिससे हमें दिखे कि दिस इंडियन सिविलाइजेशन is an ancient one also, and it's one of the best civilization in this world, the things that count as being civilized। तो इंडियन गवर्नमेंट का कोई एग्जांपल दो, कोई स्कीम दो, या फिर आपने कोई लाइव एग्जांपल देखा हो। ठीक है, देखो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर एक इम्पोर्टेंट स्कीम उन्होंने चलाई थी। स्कीम ये थी, अगर किसी बंदे का एक्सीडेंट होता है, ठीक है, तो पहले क्या होता था, अगर किसी कोई उसकी हेल्प करेगा, जिसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी कोई हेल्प अगर वॉलंटियर कोई करना चाहता है, तो अगर वो उसको हॉस्पिटल लेके गया तो पुलिस उससे ना हजारों सवाल पूछती है कि आपको कहाँ मिला। उसको फिर कोर्ट में भी मतलब कई बार पहुंचना पड़ता है इन केस उसकी डेथ हो जाती है तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, राइट। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या बोला, गुड स्मार्टियन। गुड स्मार्टियन करके क्या है, एक इम्पोर्टेंट पॉलिसी बनाई, स्मार्टियन, गुड स्मार्टियन। अगर कोई भी जो इंजर्ड पर्सन है ड्यूरिंग दिस एक्सीडेंट, उसको हॉस्पिटल तक लेके जाता है भाई, उसको एक या पता नहीं कितने 1.5 लाख का इनाम है, 50,000 का कुछ इनाम है, आई डोंट नो द एग्जैक्टली मॉनेटरी अमाउंट। बट इससे क्या लगता है कि द थिंग दैट काउंट इज बीइंग सिविलाइज्ड, जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है भाई, हाँ, हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर कोई पर्सन ऐसी सिचुएशन में है तो उसको मेडिकल फैसिलिटी अवेल किया ही जाए, कराई जाए, कैसे ना कैसे करके। लेकिन गवर्नमेंट भी इसको फोकस कर रही है, गुड स्मार्टियन ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिसके अंदर विदाउट फियरिंग फ्रॉम द पुलिस एक्शन से फियर ना करके उसको, मतलब इन सभी चीजों के अंदर ना घसीट के पुलिस इंक्वायरी होगी, दिस एंड दैट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो गुड स्मार्टियन का ये हो गया, दैट द थिंग्स दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड। दूसरा आप इसमें ये भी लिख सकते हो ना, करप्शन वाला, तो ये भी आप इसमें लिख सकते हो, करप्शन वाला एंगल इसमें आप लिख सकते हो, गुड स्मार्टियन वाला एग्जांपल आप लिख सकते हो। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान वाला एग्जांपल इसमें आप लिख सकते हो, दैट काउंट एज बीइंग civilized, things that count as being civilized, the person who is law abiding, follows traffic rules, giving taxes on time, टैक्स मतलब टैक्स फाइलिंग ऑन टाइम, टैक्स ढंग से फाइल करता है, टाइम पे फाइल करता है, वो भी एक आप लिख सकते हो, द थिंग दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड, राइट। और भी देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल, नॉट ओनली इंडिया, टेक एन एग्जांपल, इंटरनेशनल एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हैं। अभी जैसे हम्म, इन इंडिया सेवरल रिलीजियस एक्सेस, और सबके पास अपना अपना फ्लैग भी है, लेकिन इंडियन फ्लैग सबसे ऊपर रहता है, हाँ, सब कोई मानता है, ठीक है। तो वो भी एक सिविलाइज्ड हुआ। हम्म, तो मतलब लॉ अबाइडिंग हो गया, लॉ को अडेयर कर रहे हैं मतलब, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ठीक है, दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड। और सिविलाइज के अंदर आप देखोगे कि छोटे बड़े का जैसे आदर भी होता है कुछ, ठीक है। सिविलाइज्ड एरियाज के अंदर भी होता है, जैसे हमारे जो नॉर्म्स बने हुए हैं ना, वो नॉर्म्स आप देखोगे कि गुरु शिष्य नॉर्म्स जो होते हैं। उसके बाद देखोगे एल्डर एंड यंगर से जो आपके जो कलीग है, सीनियोरिटी एंड इंफीरियोरिटी, ये जो कॉन्सेप्ट हैं, ये सिविलाइज्ड एरिया के अंडर ही हैं। जो नॉन सिविलाइज्ड होगा उसको मतलब पता ही नहीं कैसे बिहेव करना है सीनियर के साथ और जूनियर्स के साथ कैसे बिहेव करना है, दैट वो उसको सिविलाइज्ड नहीं बोलते हैं, ठीक है। उसको डायरेक्टली ऑन फेस बोलते हैं, यू आर नॉट सिविलाइज्ड, ठीक है। ओके, तो ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लिख सकते हैं। इसके अंदर कैसे लिखना है, थोड़ा जैसे मैंने आपको शुरुआत के अंदर मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन के अंदर यू कैन राइट फ्रॉम द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से मतलब है आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इजिप्शियन सिविलाइजेशन का, उसके बाद क्या चेंजेस आए हैं प्रेजेंटली। आपको बहुत सारी चीजें इसमें लिख सकते हैं कि एक एक डायमेंशन आप स्वच्छ भारत अभियान का लिख सकते हो, जिसमें हमने बिहेवियरल चेंज पे बात किया है, बिहेवियरल चेंज, बिहेवियरल अडेप्टेशन, कैसे लोगों का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सैनिटेशन एंड ऑल दिस। ओके, दूसरा आप इसमें बात कर सकते हैं गुड सैनिटेशन से क्या क्या होगा। तीसरा आप जैसे आप इसमें बात किया था और क्या क्या, थिंग दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड, मैं ही खुद भूल गया इतनी सारी बता के। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। सर एक पॉइंट है कि इसमें कर सकते हैं क्या, जैसे जैसे बच्चे होते हैं इनके लोग पढ़ाई नहीं पाते, अब जैसे गवर्नमेंट ने 6 to 14 ईयर का कर रखा है, यस यस यस, राइट टू एजुकेशन मिलनी एक्ट, चाहिए। एक्सीलेंट, चलेगा, हाँ, बिल्कुल यस। बिल्कुल रेलिवेंट है। उसके अलावा और बताइए फटाफट, किसी के दिमाग में कुछ है?
सर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में जो इवैक्यूएशन हुआ था इंडिया का, उसमें साथ में पाकिस्तानी जो थे वो भी उनको भी करा गया था, इंडियन एयरफोर्स ने शायद किया था। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में, अच्छा ठीक है। तो जैसे मैंने आपको गुड्स मार्टिन वाला एग्जांपल दिया रोड एक्सीडेंट के अंदर, वो ऐसा कोई एग्जांपल जैसे आप सही जा रहे हो सही दिशा में, दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड। जैसे रेफ्यूजीज वाला आप एग्जांपल ले सकते हो, रेफ्यूजी, ठीक है, रेफ्यूजी क्राइसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसमें रहेगा, रेफ्यूजी क्राइसिस। तो 2017 के अंदर भी आई थिंक रेफ्यूजी क्राइसिस था, बहुत बड़ी मात्रा में था 2017 के अंदर भी रेफ्यूजी, नॉट ओनली इन इंडिया, यूरोप में था ये। जब आप देखोगे सीरिया जो वार चला हुआ था, सिविल वार था जो वहां से, तो वहां से जब लोग उस कंट्री को फ्लड कर रहे थे, तो दे आर गोइंग इन द थ्रू द मेडिटेरियन सी, दे आर एंटरिंग इनटू द यूरोप। यूरोप के अंदर क्या कर रहे थे, एंटर कर रहे थे, ठीक है। तो वहां पे आप लिख सकते हो कि माइग्रेशन क्राइसिस या फिर रेफ्यूजी क्राइसिस या फिर एसाइलम सीकिंग, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे सिविलाइज्ड, क्या ये सिविलाइज्ड, ये हम देखते हैं कि ये कंट्री सिविलाइज्ड है या नहीं, क्या उनको बॉर्डर्स पे रोक दिया जाता है रेफ्यूजीज को, या फिर उनको एंट्री दी जाती है, क्या इंडिया ने रेफ्यूजीज जो रोहिंग्या जो रेफ्यूजी हैं, ठीक है, जो रोहिंग्या इमिग्रेंट हैं, क्या इनको सिटीजनशिप देने की बात की गई है, क्या उनको देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, दैट कम्स अंडर सिविलाइज्ड। कि हम क्या सोचते हैं नहीं सोचते, हमारा सिक्योरिटी एक एस्पेक्ट भी है कि इनको सिटीजनशिप दे दी तो क्या सिक्योरिटी के अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। ओके, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज द यूथ इन इंडिया आर गेटिंग एडिक्टेड टू मोबाइल फोन्स। तो मैंने आपको बोला कोई भी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जब आती है, डिसरप्टेड टेक्नोलॉजी, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आती है तो भाई आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका देखो, मैं दोबारा से दिखाता हूँ, आर्गुमेंट फॉर एंड अगेंस्ट का ही है ये, द यूथ इन इंडिया आर गेटिंग एडिक्टेड टू मोबाइल फोन्स। डिबेटेबल है भाई, आप लिख सकते हो कि एडिक्टेड है तो यू विल गिव 1000 एग्जांपल, आप बता सकते हो स्क्रीन टाइम ये है, पागल हो रखे हैं, सोशल मीडिया में ये करते हैं वो करते हैं, दिस एंड दैट, प्रोडक्टिव वर्क नहीं हो रहा है, पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज हो रही है, करियर जॉब्स ये सब कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ड्यू टू दिस एंड्रॉइड मोबाइल फोन। अपार्ट फ्रॉम इट, जब आपको इसको अगेंस्ट में लिखना है तो आप लिख सकते हो कि एंड्रॉइड मोबाइल फोन से देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एजुकेशनल वीडियोस, और यूथ के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ओपन है जहाँ पे वो पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू दिस एंड्रॉइड मोबाइल फोन, दिस एंड दैट। तो अबंडेंस में होगा आपके पास ये सभी चीजें। तो मैं एक चीज और दिखाना चाह रहा था इसके अंदर कि कोई भी जब डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आती है तो सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन था आपका, अरे वो मैंने इसमें डाला नहीं है, क्वेश्चन था, देखो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ये था, द कंप्यूटर्स will replace, the digital tablets will replace this textbooks, ऐसा करके था एक क्वेश्चन। इट वाज इन द ईयर 2019 के अंदर था वो। यस सर। याद आया ना, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। तो कोई भी आप देखोगे इसके अंदर, कोई भी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी नया चेंज जब आता है तो वो आपसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं उसमें पूछने का। देखो ये फटाफट, ये देखिए क्वेश्चन, डिजिटल टेक्नोलॉजी may replace books with computer, डिजिटल टेक्नोलॉजी में रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर। तो ये भी आपका आर्ग्यूमेंट फॉर एंड अगेंस्ट का ही क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि टू सम एक्सटेंट इट मे रिप्लेस बुक्स विद कंप्यूटर, बट हम ज्यादातर देखें तो वो रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि फिजिकल, क्योंकि डिजिटल डिवाइड है भाई, देयर इज एन डिजिटल डिवाइड, डिजिटल इलिटरेसी इज देयर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम नहीं, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकती, किसको, बुक्स को, कंप्लीटली बुक्स को रिप्लेस नहीं कर सकती, ठीक है। ओके, तो मैं बता रहा हूँ कोई भी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जब आती है तो यूपीएससी उस पर क्वेश्चन पूछता है। डिजिटल टेक्नोलॉजी, हम टैबलेट्स की बात कर रहे हैं कि स्कूल्स में जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं तो उनको एक एक टैबलेट देने की बात हो रही थी उस टाइम पे। तो जो टैबलेट है वो क्या रिप्लेस कर पाएंगी बुक्स को, ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है। अच्छा, तो इसके बाद देखिए
द यूथ इन इंडिया आर गेटिंग एडिक्टेड टू मोबाइल फोन, इस पे भी आपको क्वेश्चन आया। इन 2018 देखिए, सिविल रॉन्ग्स एमर्जिंग फ्रॉम रिलीजियस बिगटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनली पनिशेबल, सिविल रॉन्ग्स एमर्जिंग फ्रॉम दिस रिलीजियस बिगटरी। तो रिलीजियस बिगटरी के अंदर आपके हेट स्पीच आ गए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऐसा असंवैधानिक है, ठीक है, नागरिक अपराध, ठीक है, सोशल डिसहार्मनी, कम्युनलिज्म, हेट स्पीच एंड दिस एंड दैट, ये आपका इंडियन सोसाइटी में ही कवर करेंगे। एक क्वेश्चन हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, रिजर्वेशन सप्रेसेस सिविल डायनेमिज्म, दोबारा हम आज तो डिस्कस नहीं करेंगे, बट विल डिस्कस इज इन अनदर क्लास। देखिए, एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपका जुवेनाइल, इसका इंडियन सोसाइटी का, द राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज। मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाइल्ड से आपका क्वेश्चन आया था, चाइल्ड लेबर इज एन एक्सेप्टेड एंडेमिक रियलिटी इन इंडिया, वो क्वेश्चन था। अब देखिए, द राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज, ये भी आपका चाइल्ड का क्वेश्चन है। जुवेनाइल अब्यूज, राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज, जैसे आप देखोगे इसमें ट्रैफिकिंग, बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है। अच्छा, तो दूसरा और क्या होता है, चाइल्ड लेबर। अच्छा, ट्रैफिकिंग होगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होगी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। दूसरा आप देखोगे सेक्स रैकेटिंग, ये भी होती है, तो जुवेनाइल अब्यूज हो सकता है। तीसरा आप देख सकते हो, दे कैन बी यूज्ड एज अ पेडलर। पेडलर कहाँ पे, ऑर्गेनाइज क्राइम में। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इनको यूज किया जाता है फॉर व्हाट पर्पसेस, भीख मांगने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। भीख मांगने का इंग्लिश वर्ड क्या है, बैगिंग, बैगिंग। बैगिंग, ठीक है, हो गया। तो एक ही हो गया, ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर उनको एम्प्लॉयमेंट दी जाती है, भाई उनको पूरा दिन का खर्चा मिलता है कि 200 रुपये देंगे, इतनी देर खड़ा हो जाओगे तो इस सिग्नल पे, ये दिस एंड दैट, ये सब चीजें। ऑर्गेनाइज क्राइम के अंडर डिलीवरी ऑफ ड्रग्स या फिर कॉन्ट्राबैंड्स, ठीक है, टेक्निकल वर्ड है इसका कॉन्ट्राबैंड्स, राइट। तो ड्रग्स, ये सभी चीजों को मतलब स्मगल करना, ठीक है। तो स्मगलिंग में बच्चों का भी यूज होता है, क्योंकि इनको पता नहीं भाई ये चीज है क्या, और जब उनको पता नहीं होता है तो दे विल बी कॉन्फिडेंट, दे विल नॉट बी नर्वस, तो इमीडिएटली क्या करते हैं, वो सप्लाई कर देते हैं चीजों को इधर से उधर तक। अच्छा, तो राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज एरियाज मैंने आपको बता दिए, ट्रैफिकिंग के अंदर जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स रैकेटिंग, चाइल्ड लेबर के अंदर यूज होता है बच्चों का, ऑर्गेनाइज क्राइम के अंदर जैसे उनको डेलिबरेटली उनको एम्प्लॉय किया जाता है, बैगिंग इंडस्ट्रीज के अंदर यहाँ पे भीख मांगते हैं पूरा, ड्रग्स और कॉन्ट्राबैंड्स की स्मगलिंग के लिए, राइट। तो राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज, इसके अंदर जैसे रिपोर्ट राइटिंग में आया, एनसीआरबी की रिपोर्ट आप डालेंगे, उसके बाद आप लिखोगे व्हाट आर द रीजंस और कॉजेस बिहाइंड दिस राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज। अगेन यहाँ पे आप रीजंस, पहले आप इंट्रो में क्या लिखेंगे, एनसीआरबी की रिपोर्ट के, हाँ this we have seen as steep increase in the rising juvenile abuse, okay। उसके बाद विल राइट सम रीजंस, रीजंस क्या क्या लिखोगे आप कि क्यों होते हैं जुवेनाइल अब्यूज, यू विल राइट के बहुत सारे इश्यूज है उसके साथ, पॉवर्टी, उसकी जो सोशलाइजेशन है बच्चे की किस तरह से हो रही है, और ये आप लिख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप रीजन लिखने के बाद यू विल फाइंड इफेक्ट ऑफ राइजिंग जुवेनाइल अब्यूज, ओके। तो उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी जो है, बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, सोशलाइजेशन है, उनकी जो डेवलपमेंट है, पर्सनल डेवलपमेंट, एवरीथिंग विल बी हैम्पर्ड, ओके। अब देखते हैं, दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम योर 2020, दिस ईयर द यूपीएससी आस्क्ड पेरेंटिंग इन ए कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी। देखो, मैंने आपको बार बार बोला है कि इंडियन सोसाइटी के अंदर कोई भी बड़ा चेंज आता है ना, तो भाई उसको पूछती है यूपीएससी। अब ये भी पूछा, पेरेंटिंग इन ए कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी एक चैलेंज है, ऐसे राइटिंग में आया आपका, आर्ग्यूमेंट में नहीं आया ये। तो पेरेंटिंग इन ए कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी, कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी का मतलब है जहां मतलब कंपैरिजन है, पहली बात तो एक बच्चे के अंदर दूसरे बच्चे के अंदर, एक तो कंपैरिजन है, दूसरी कंपटीशन है, फाइट है, ठीक है। फाइट है टू गेट एंट्री इनटू द प्रेस्टिजियस कॉलेजेस और जॉब्स के अंदर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। अननेसेसरी प्रेशर बनाया जा रहा है बच्चों के ऊपर। तो पेरेंटिंग इन कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी एक चैलेंज है, विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, ओके। वर्क फ्रॉम होम, देखिए ये भी हमारा क्या है, इंडियन सोसाइटी के अंदर एक नया कल्चर है। कोई भी नया कल्चर आएगा ना तो आपसे पूछेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात कर रहे हैं, वन लैंग्वेज वन नेशन पे बात करें, आ सकता है भाई वन लैंग्वेज वन नेशन का, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम अपून और बेन, ये भी पूछा जा सकता है। अर्बनाइजेशन इज हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, ये भी आपका क्वेश्चन जो है इंडियन सोसाइटी का, कि अर्बनाइजेशन, पहले अर्बनाइजेशन थी नहीं ना,
लिमिटेड एरियाज के अंदर थी, लेकिन जो सेंसस की प्रेडिक्शन है कि आने वाले टाइम पे अराउंड मोर देन 40% ऑफ द पॉपुलेशन, 45% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी लिविंग इन द अर्बन एरियाज, राइट। ओके, तो देखो ये था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। डिस्कस फ्रॉम टुमारो क्लास विल डिस्कस दिस वीमेन इश्यूज, बेसिकली क्या क्या वीमेन के इश्यूज हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर, मैनिफेस्टेशन कहाँ कहाँ पे हमने दिखता है कि जेंडर कहाँ कहाँ पे हमें दिखता है। आइडेंटिफिकेशन एट द फर्स्ट प्लेस, बायोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन। दूसरा कल्चरल, दिस जेंडर इज अ न्यूट्रल टर्म फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, लेकिन इसको कल्चरली कनेक्ट किया जाता है। कल्चरली मतलब इसको बनाया जाता है, ठीक है। यू आर फ्रॉम द वीकर जेंडर, यू आर फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग जेंडर्स। मेल को डेलिबरेटली उसको मस्कुलाइन बोलते हैं, ठीक है, फीमेल को फेमाइन, और ये सभी चीजें। कल्चरल स्ट्रक्चरल विल अंडरस्टैंड, कंसेप्ट ऑफ पैट्रियार्की विल अंडरस्टैंड, ठीक है ना, फैमिलीज के अंदर पैट्रियार्की, नॉलेज सिस्टम, हाउ नॉलेज सिस्टम एंश्योर्स पैट्रियार्की। जैसे हम देखेंगे एनसीईआरटीज में भी बहुत सारी जगह जो लड़कियां हैं उनको साड़ी में ही दिखाया गया है, बेसिकली दुपट्टा लेके ही खाना बनाते हुए दिखाया गया है। तो नॉलेज सिस्टम के अंदर भी हमारी पैट्रियार्की एम्बेडेड है। सिंबोलिज्म हम देखेंगे जो मतलब अननेसेसरली विमेंस को सिंबलाइज किया जाता है कि यू आर अ सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस, ठीक है। और आप देखोगे रिलीजन, कास्ट एंड ऑल दिस। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन भी देखेंगे हम, जैसे हमने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के अंदर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी जहां हमने देखा डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, एसिड अटैक्स ऑन वुमेन। तो वुमेन के ऊपर तो मतलब वायलेंस पे दो क्वेश्चन तो आ चुके हैं। तो डॉबरी, डोमेस्टिक वायलेंस, वायलेंस एट वर्क प्लेस, वायलेंस एट पब्लिक प्लेसेस एंड गवर्नमेंट प्रोविजन। तो इसके बाद हम देखेंगे पैट्रियार्की विज़ वर्क। जैसे विज़ वर्क में हम जैसे इस साल भी क्वेश्चन आपका पूछा है पैट्रियार्की विज़ वर्क में, जैसे इमर्जेंट प्रेजेंस ऑफ वीमेन इन आर्म्ड फोर्सेस। अब आर्म्ड फोर्सेस भाई वो गप्पे मारने तो नहीं जा रहे, वो काम है ना, इट्स एन वर्क। तो पैट्रियार्की विज़ वर्क, तो वहां पे इंडियन सोसाइटी का ही आपका एस्पेक्ट पूछा है, ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, पैट्रियार्की किसके सेक्टर में है, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, सर्विस सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर आपका आर्मी भी आ गया, वहां पे वीमेंस के रिलेटेड क्या इश्यूज हैं। ओके, इश्यूज ऑफ फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट, वेज डिस्पैरिटी और सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। तो ये सभी पैट्रियार्की के क्या है, विजिबल इफेक्ट्स हैं। गवर्नमेंट एफर्ट्स क्या है भाई पैट्रियार्की को कंट्रोल करने के लिए, पैट्रियार्की को, ठीक है। विल स्टडी ऑल दिस, जेंडर आइडेंटिटी, कल्चर, स्ट्रक्चर एंड ऑल दिस। अच्छा, तो सो जाओ, अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछो, मुझे लग रहा है आदि तो सो ही गए होंगे। अटेंडेंस तो दे दो फटाफट एक बार। यस 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 ये सर। सर सीएपीएफ का ये रिजल्ट कब आता, मतलब रिजल्ट पुराना वाला? कौन सा ईयर का? अभी ये जो दिया है मतलब 2021-22 का। 2022 का जो दिया है इसका तो वैसे तो रिटर्न का रिजल्ट आ चुका, अभी पीईटी की डेट आ चुकी है। मतलब रिटर्न का रिजल्ट मतलब नंबर दिख जाते हैं? नहीं, नंबर नहीं दिखेंगे आपको, नंबर आपको दिखेंगे फाइनल रिजल्ट जब आएगा इन द ईयर 2023। तो पहले देखो साइकिल ये होती थी आपका, नेक्स्ट पेपर कंडक्ट होने से पहले आपको पूरा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता था। लेकिन जब से कोविड आया है, कोविड के बाद से ये पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है। तो उस साइकिल में ये अभी तक हो ही नहीं रहा। अभी स्टे भी लग गया है इसके इंटरव्यू के, 2021 वाले इंटरव्यूज के स्टे भी लग गया। पता नहीं क्या क्या होगा इसमें, नोबडी नोस। बट आप अपनी प्रिपरेशन करो भाई, पेपर टाइम पे होगा, इतना मुझे पता है। पेपर टाइम पे होगा। जो जो ऑफिशियल जो नोटिस आपको मिला है, जो एनुअल कैलेंडर मिला है यूपीएससी का, उसी के हिसाब से आपका पेपर होगा। ओके, वो आप कीजिए, ठीक है। तो इन ना ज्यादा उसमें मतलब नहीं घुसना है आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये हमारे हाथ में नहीं है। मत देखो इसको, यू लूज एन ईयर। जितना हो सके अपने जहाँ से आपके सब्जेक्ट्स क्लियर होते हो ना, आप कुछ भी वीडियो देखो जहाँ पे आपको ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, इंडियन पॉलिटी के क्लियर हो रहे हैं, कुछ ब कुछ आप खुद ब खुद डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, ये देखो, रादर देन वाचिंग ऑल दिस वीडियो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के क्या इशू देखना है यार, ठीक है। यूपीएससी में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, उसको लेके जो कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई केस है, आपको डायरेक्टली वो अफेक्ट नहीं कर रहा है। आप तो 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो उनको नहीं देखना है, ठीक है। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? अदरवाइज वाइंड अप करेंगे। देखो एक और क्वेश्चन बताता हूँ, वो क्वेश्चन क्या बता रहा हूँ मैं, तो ये सारा मटेरियल एप्लीकेशन पे अपलोड है, प्लीज रीड दिस मटेरियल।
हर एक चीजें आप उसमें खोलेंगे ना, तो आप उसको गो थ्रू कर लीजिए सुपरफ्लुअस तरीके से, तो आपके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी थोड़ी बहुत जैसी भी है, तो वो पढ़ लेना एक बार, ठीक है। यू नीड टू गो ऑन द एप्लीकेशन, और जो आपका सेग्रीगेटेड कोर्स मटेरियल मिलेगा सब्जेक्ट वाइज, वो आपको करना है। सब्जेक्ट वाइज में आप जाओगे, इंडियन सोसाइटी के अंदर ढेर सारी पीडीएफ अपलोड है उसमें, ठीक है, वो आपको पढ़ना है, ये सभी वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ये वाला भी पीडीएफ मिल जाएगा, और ये वैल्यू एडिशन है, न्यूज़पेपर की कटिंग्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ये एक एक आपको टाइप्ड वाला भी है, देखो टाइप्ड वाला मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है। अगर आपको थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करने ना, आपके सेलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी क्या है, वसुदेव कुटुंबकम, और जैसे मैंने अतिथि देवो भव वाला वो जो मैंने आपको बोला, उसके बाद देखोगे स्कीम्स एंड इनिशिएटिव एंड दिस मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, मल्टीलिंगुअल सोसाइटी स्कीम्स एंड इनिशिएटिव क्या है, इसको बढ़ावा देने के लिए। ट्राइब्स क्या है इंडियन सोसाइटी में, ट्राइब्स किस एरिया में है, कास्ट पे आपका क्वेश्चन आ चुका है। तो महात्मा गांधी के कोट आप लिख सकते हैं, वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात की है, ठीक है। स्कीम्स एंड इनिशिएटिव क्या है वीमेन एम्पावरमेंट को लेके। इनविजिबल अनपेड वर्क, ये भी जेंडर डिस्पैरिटी का केस है। स्कीम्स एंड इनिशिएटिव क्या है, इसको ब्रिज करने के लिए। स्क्यूड सेक्स रेशियो इंपॉर्टेंट है, अभी तक यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछा है, मतलब सीएपीएफ में स्क्यूड सेक्स रेशियो को लेके बता सकता है। अच्छा, तो इसके बाद ये हो गया, और फिर आपका डोमेस्टिक वायलेंस, ये तो डायरेक्टली देखो आपका आ ही गया, डोमेस्टिक वायलेंस, ये कुछ टॉपिक भी आपको पूछा है, यू नीड टू रीड ऑल दिस। यहाँ पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट आप इसमें कोट कर सकते हैं, तो आपके पास कोई डर नहीं होगा डेटा का। डेटा मैं आपके लिए बना रहा हूँ दैट कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इन योर आंसर राइटिंग। इंट्रोडक्शन के अंदर आप वो यूज कर सकते हो, यू कैन राइट और यू कैन यूज वाइल सपोर्टिंग योर आर्ग्यूमेंट। मैं आपके फीडबैक देता हूँ ना बहुत बार, तो फीडबैक में लिखता हूँ सपोर्ट योर आर्ग्यूमेंट विद फैक्ट फिगर्स एंड एग्जांपल्स, वो सभी चीजें आपको जल्दी ही मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। वो आपको इंपॉर्टेंट चीजें आप उसमें इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर एनसीआरबी की रिपोर्ट आप लिख सकते हैं इसके अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस कोर्स। पिंक कॉलर जॉब भी मैंने आपको बोला था कि वीमेन एम्पावरमेंट की, जब मैंने आपको बात की थी वीमेन एम्पावरमेंट, जैसे वहां पे उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वीमेन को होनी चाहिए अगर उनकी हमें एम्पावरमेंट करनी है तो। लेकिन मोस्टली दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू द पिंक कॉलर जॉब्स, उनको उसी के लिए रेस्ट्रिक्ट किया गया पिंक कॉलर जॉब्स के लिए, ठीक है। पिंक कॉलर जॉब्स लाइक रिसेप्शनिस्ट, नर्स, और जहाँ पे उनको क्या करना पड़ता है, मतलब दे नीड टू सेल देयर बेसिकली उनकी सॉफ्ट स्किल, विमेन की सॉफ्ट स्किल, ठीक है ना। ओके, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन तो पूछो, अदरवाइज वाइंड अप करेंगे फटाफट। ये सर कुरुक्षेत्र योजना का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, क्या बोला आपने? क्या कुरुक्षेत्र योजना में क्या रहता है? देखो कुरुक्षेत्र और योजना में अगर टाइम है तो पढ़ लेना, अदरवाइज जो मैं आपको डेली डोज ऑफ सीएफएफ पेपर 2 पोस्ट करता हूँ ना ग्रुप पे, वो देख लो, एनफ है, ठीक है। वो देख लो, एनफ है। कुरुक्षेत्र योजना पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसी में से हो जाएगा आपको। सर आप जो न्यूज़पेपर कटिंग प्रोवाइड कराते हो वो सिर्फ? हाँ, कटिंग तो आप पढ़ो, एटलीस्ट पढ़ो। नोट्स ना बना पाओ तो एक बार पढ़ लो, और नोट्स बना पाओगे तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं उसमें आपको लिखता हूँ थीम वाइज, आप ना उसको रिवीजन करते रहो मंथली। अब मैं ले लूंगा एक क्लास आपकी, अभी आपके डिस्कस करेंगे सितंबर वाले करंट अफेयर, टोटल डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर ही, कि भाई आप इसमें से क्या उठा रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कैसे यूज करोगे, ठीक है। वो क्लास हम कर लेते हैं सितंबर अक्टूबर, 2 मंथ की पेंडिंग है, वो आपके साथ डिस्कस करनी है, ठीक है। करंट अफेयर की क्लास स्पेशली फॉर पेपर 2, राइट, वो हम डिस्कस करते हैं क्लास में। फिलहाल हम इसको एक बार खत्म कर लें, इंडियन सोसाइटी को, ये हो जाएगा। रेगुलर क्लासेस होंगी 9 बजे, कोई छुट्टी नहीं है, आप भूल जाओ। मैं तो सोच रहा हूँ दिन में 2 क्लास ले लूँ, एक सुबह एक शाम, पर ठीक है टाइम ज़्यादा लग दो नहीं जाएगा। सर। ठीक है चलो कोई नहीं, एक क्लास हो जाएगी, चलो 9 बजे, ठीक है। सर कॉपी कब मिलेगा? कॉपी कल ही दे बैच दूंगा मैं वन। आपको। बैच 1, हाँ मैं आपको कल दे दूंगा, क्योंकि आपका नेक्स्ट जो एग्जाम है 11 को है ना। 11 को ये। हाँ ठीक है, तो मैं कल आपकी कॉपी आपको डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, ठीक है। कोई क्वेश्चन अदरवाइज वाइंड अप कर रहे हैं? नो सर। ठीक है चलो, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।